बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन। मौसम की सख्तियों से निपटने, हालात का मुकाबला करते हम हैं आपके साथ। मैं हूँ इमरान हसन। उम्मीद और दुआ के साथ क्या खैरियत। मैं रुक गया हूँ इतना, बहुत शुक्र है आप रुक गए। मौसम की सख्तियाँ बहुत ज्यादा है। कल से हालात की सख्तियाँ भी, हालातों वाक़यात की सख्तियाँ, सब पाकिस्तानी हम जो है ना वो इस वक्त किसी न किसी नामसाइद हालात से गुजर रहे। खैर अल्लाह करे सबके लिए आसानियाँ और सबके लिए अच्छा हो। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा हो। नाम मैंने बता दिया ना, दोबारा बताने की नहीं, आपने बताया नहीं। ओके जी, नहीं मैं इमरान हसन हूँ, अर्मिला है और हम आपके साथ मौजूद है अगले 2 घंटे के लिए इंशाल्लाह विद एक्सप्रेसो। मौसम का मैं थोड़ा सा तस्करा कर लूँ, चूँकि कल से बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ी शदीद वेव चल रही है ठंड की। लोग बहुत ज़्यादा तस्करा कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं भी ज़रा इस बात का तस्करा कर लूँ। और उस पर आफरीन ये है कि आपको पता है लोड शेडिंग आजकल बड़ी हो रही है। 1 घंटा लाइट आ रही है, 1 घंटा लाइट जा रही है, बत्ती जाती है, फिर गैस भी नहीं आती। भी बड़ा मसला गैस से आती नहीं माशाल्लाह। तो ये जो लाइट 1 घंटा आ रही है और कुछ इलाकों में तो 2 घंटे के बाद 1 घंटे के लिए लाइट आ रही है, ये मैंने सुना भी है और मेरे करीबी 2 लोगों ने बताया भी है कि 1 घंटा लाइट आ रही है और 2 घंटे जा रही है। और इसकी वजह हमें समझ नहीं आ रही है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो खैर ये सिचुएशन है। आगे बढ़ते हुए क्रिकेट की बात कर लें। अलग सुबह अगर आप ने क्रिकेट नहीं देखी, आपका हौसला नहीं पड़ा और आपने कहा कि नहीं भाई आप आएंगे तो बताएंगे, तो क्रिकेट को खास अच्छी नहीं चल रही है। पाकिस्तानी टीम के जो बॉलर्स हैं वो भी अब स्ट्रगल कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम के 313 रन के जवाब में जो ऑस्ट्रेलवी टीम है उसने अब तक 2 विकेटों के नुकसान पर 116 रन बनाए हैं। अपने करियर का आखिरी मैच खेलने वाले डेविड वार्नर 34 रन बनाकर आउट हुए। आज नहीं लगाई फेंटी, उन्होंने बस आज आउट हो गए। और इसके साथ साथ जनाब पाकिस्तान के आगा सलमान और आमिर जमाल ने अब तक 1-1 विकेट हासिल की है। ये मैच इस वक्त जारी है और ताज़ा तरीन सूरत हाल हमें ये पता चली है कि ये मैच रुक गया है। कब? रोशनी की वजह से इस मैच को रोक दिया गया है। अच्छा जी, सिडनी टेस्ट का जो पहला रोज है उसमें कौमी टीम की लाज रखने वाले आमिर जमाल ने कहा था कि अंदाजा था कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स बाउंसर्स करेंगे। सिडनी में पाकिस्तानी टीम के फैंस खिलाड़ी का सफर तय करने में बहुत जद्दोजहद की और सिडनी टेस्ट की पहली इनिंग्स के जो हीरो हैं आमिर जमाल, साथ साथ उन्होंने ये भी किया कि तय कर गया था कि जो मर्जी कर लें बॉलर्स के बाउंसर्स का मुकाबला करूंगा। ऑलराउंडर ने यह भी कहा बैटिंग से पहले 45 मिनट शाहिद असलम से बात की, जो कि बहुत काम आई। हाफ सेंचुरी के बाद उनकी तरफ इशारा भी किया और आमिर जमाल ने मजीद ये भी कहा कि पिछली बार जब मैं सिडनी आया तो सिर्फ पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट कर रहा था, यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है। और ये भी कहा कि डेब्यू टेस्ट खेला, उस वक्त कहा था कि जो रन भी बनाऊं पाकिस्तान टीम के काम आए। खुशी है कि मेरी टीम से मेरी बैटिंग से टीम मुश्किल से निकली है, ये भी आमिर जमाल ने कहा है। वो हीरो थे इस मैच के, तो जाहिर है उनकी जो एक जर्नी उन्होंने, अच्छा है आपके लिए एक बड़े इमोशनल मोमेंट होता है कि आप एक फैन हो और उसके बाद आप टीम का हिस्सा हो। बिल्कुल। 82 रन कल बनाए थे, शानदार इनिंग खेली थी। को मिल मिला के तकरीबन 15-16 बाउंड्रीज भी उन्होंने लगाई थी और स्ट्राइक रेट भी बहुत कमाल था। और फिर वो 227 पे हमारी 9th विकेट गिरी थी अर्मिला हसन, एंड देन 313 पे जाके हमारी 10वीं विकेट जो आमिर ही आउट हुए थे। और आई बिलीव ये आमिर कुछ करने वाले हैं। इन्होंने पहले टेस्ट के अंदर भी थोड़ा सा अपना एक डेब्यू जब किया था तो एक हमें क्या से कहना चाहिए ट्रेलर दिखाया था और कल उन्होंने बैटिंग में भी हमें थोड़ा सा, और अगर इतने नीचे जाके भी कोई प्लेयर अच्छी बैटिंग कर सकता है आने वाले वक्त में वो ग्रूम कर सकता है। हमारे पास बड़ी अच्छी एग्जांपल्स हैं जो लोग पहले बैटिंग नहीं कर सकते थे और वक्त के साथ साथ उन्होंने खुद को बैटिंग एंड बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे वो लोग सामने आए, बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे इनफैक्ट। एंड आई होप कि इस तरह के टैलेंट को अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाए, ट्रेन किया जाए, ग्रूम किया जाए। ऑब्वियसली 1-2 मैचेस हैं, अच्छा परफॉर्म किया, अब हम उनको डायरेक्टली ऊपर उनका जो नंबर है वो कर दें और उसके बाद फिर हम एक्सपेक्ट करें कि उसी तरह से परफॉर्म करें। इट टेक्स टाइम, आपको एक टैलेंट को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ थोड़ी चैलेंजिंग होती है सिचुएशन, तो वी होप कि आमिर जमाल को अच्छा एक मौका मिले और वो बेहतर तौर पर खेल सकें। इससे पहले कि हम एनालिसिस की जानिब जाएं, टेस्ट की 146 साल तारीख में चौथी बार पहले ही दिन 23 विकेटें उड़ी। दिस इज अनदर रिकॉर्ड। हाँ जी, ये हो गया। साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया केप टाउन टेस्ट पहले ही दिन बड़ी कहना चाहिए कि बॉलर्स के नाम रहा। साउथ अफ्रीका की पूरी टीम पहली इनिंग्स में सिर्फ 55 रन के ऊपर आउट हुई। मोहम्मद राज ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। भारत की पूरी टीम भी पहली इनिंग्स में 153 रन ही बना सकी। साथ साथ जो दीगर 7 खिलाड़ी हैं वो 0 पर आउट हुए। पहले ही दिन साउथ अफ्रीका की जो दूसरी इनिंग्स है इसमें जब वो शुरू हुई तो 3 विकेटें उनकी भी गिर गई 62 रन के ऊपर। सो ओवरऑल 23 डिसमिसल्स इन अ डे।
इट्स अनदर बिग थिंग, सो हमने कहा वो भी आपके साथ शेयर करें। सो लॉट हैपनिंग इन क्रिकेट। हमारे साथ अब्बास रज़ा साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स को देखते हैं, क्रिकेट को खास तौर पे। हमने कहा जरा और रिशाद साहब भी हमारे साथ रिशाद साहब भी बिल्कुल मौजूद ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले रिशाद साहब आपकी जानिब आते हैं। सबसे पहले तो हम मौजूदा टेस्ट की सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। कुछ हौसला अफजा नहीं है, जाहिर है हमें अंदाजा है, लेकिन दूसरी जानिब आमिर जमाल का हमने जिक्र किया है स्टार्ट में, तो कल बड़ा उन्होंने अच्छा वो हीरो साबित हुए कल के मैच के अंदर। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी हाँ, बिल्कुल आमिर जमाल क्लियरली मेरे ख्याल है स्टार ऑफ द सीरीज हैं डेफिनेटली, अगर ये कहा जाए, क्योंकि आप देखिए कि पैट कमिंस जो कि अपनी जिंदगी की बेहतरीन बॉलिंग इस वक्त कर रहे हैं, उनके बाद वो नंबर 2 बॉलर हैं इस सीरीज में, और रन भी वो बहुत बना रहे हैं, और बड़ा एक गट्सी डिस्प्ले उनकी तरफ से है, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को वो सेम कॉइन में जिसे कहते हैं जवाब दे रहे हैं, एग्रेसिव हैं और अपने जिस्म पे भी बॉल खा रहे हैं, लेकिन वो डर नहीं रहे। तो ये बड़ा पॉजिटिव अप्रोच है, बड़ा बेहतरीन अप्रोच है, और ये भी यही अप्रोच मोर और लेस हमने कल रिजवान की तरफ से भी देखा, और इसलिए इतना जबरदस्त रेड गार्ड एक्शन हुआ इतने बड़े कोलैप्स के बाद, जो लग रहा था पाकिस्तान 100 के अंदर ही आउट ना हो जाए। तो बहुत जबरदस्त रेड गार्ड एक्शन है, और मैं इसमें तारीफ करूंगा सलमान अली आगा की भी, जिन्होंने अच्छी बैटिंग की है और संभल के बैटिंग की है, और बॉलिंग भी वो साजिद खान जो स्पेशलिस्ट बॉलर हैं उनसे बेहतर कर रहे हैं सलमान आगा। तो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए ये कुछ पॉजिटिव्स हैं जो कुछ हार्टनिंग है डेफिनेटली, और देखें आगे क्या होता है। स्कोर है पाकिस्तान का, जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को एक रीजनेबल टोटल पे आउट कर ले, कुछ लीड ले ले और सेकंड इनिंग में होपफुली अच्छी बैटिंग करें, तो शायद ये मैच पाकिस्तान की फेवर में चला जाए। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात अब्बास साहब। शायद जोर शायद पे है, नहीं शायद तो पूरा वर्ल्ड कप शायद और काश के दरमियान गुजर रही है शायद, अगर मगर ये वो इसके तो हम आदी हैं ज़्यादा। वर्ल्ड कप से हम शुरू हुए हैं, तो अब ऑस्ट्रेलिया में तो सिर्फ 2 ही टीमें हैं। जब हम 9 टीमों से खेल रहे थे तो हमारे अगर मगर भी ज्यादा थे, आप थोड़े से कम है, लेकिन अब क्योंकि पता होता है हमें कि हमने हार जाना है, तो इसलिए क्योंकि वहाँ की कंडीशंस के मुताबिक ना तो हमारी वो उस तरह से तैयारी थी, ना हमारे पास बैकअप में इस तरह के प्लेयर्स हैं कि कोई एक इंजर्ड हो जाए तो हम उसका कोई मुतबादल ला सकें जी। तो इन मसाइल की वजह से पूरे सिस्टम में जो कमजोरियां हैं वो ज़ाहिर है आगे टीम में भी नजर आती हैं। तो वो कमजोरियां खुलकर सामने आती हैं, खास तौर पे जब हम ऑस्ट्रेलवी पिचेस पे खेलते हैं। यूएई वगैरह में तो हमारे स्पिनर्स कोई चल गए, कुछ हम उनको ट्रैप कर लेते हैं, कुछ इस तरह की कंडीशन है। फिर ये कि अगर हमारी होम सीरीज है तो पिच भी हमारी मर्जी की बनती है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में कंडीशन मुख्तलिफ होती हैं, वहाँ पे हम एक्सपोज होते हैं। अब आप देखें कि हम बड़े दावे करके गए थे यहाँ से, मोहम्मद हफीज जो डायरेक्टर हैं टीम के, वो बोलते थे कि बड़ी मुस्बत क्रिकेट हम खेलेंगे वहाँ पे, लेकिन आपने पहले ही टेस्ट में देखा कि वो उस तरह का मुस्बत अंदाज नजर नहीं आया। और अगर इस मैच में सिडनी में हमें थोड़ा सा मुस्बत क्रिकेट नजर आई है, जिनकी तरफ से उन्होंने परफॉर्म भी किया, ठीक है, जिनका स्ट्राइक रेट अच्छा है उन्होंने रन्स भी किए, और जिनका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है उनके रन्स भी 50 से नीचे। दूसरे लफ्जों में मैं इसको ऐसे रिफ्रेज करूं कि जिसने आउट ऑफ द बॉक्स क्रिकेट खेलने की कोशिश की है, जिसने थोड़ा सा अपना माइंडसेट तब्दील किया है, जिसने ऑस्ट्रेलवी बॉलर्स को अपने ऊपर हावी नहीं किया ज़हनी तौर पर, बिल्कुल वो खेल गया है। उसमें रिजवान का नाम ले लें, उसमें हम समाव शान मसूद का अपना नाम ले लें, कल सलमान अली आगा ने 50s 2-3 बहुत अच्छी की हैं, तो मेरे ख्याल में वो किया उन प्लेयर्स ने। ये पॉजिटिव्स हैं इनके लिए, ये एक लर्निंग कर्व है कि तजर्बाकार हो या गैर तजर्बाकार, लेकिन अगर कंडीशंस को समझते हुए आप नहीं खेलते तो आपका तजर्बा किसी काम का नहीं है। ये चीज बड़ी वाज़ेह हुई है। सोच कील कहा जाता था कि टेक्निकली बहुत ही साउंड बैट्समैन है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि जो डर गया वो मर गया, तो वो डरे हुए नजर आए हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस नहीं है उस तरह की। सलमान अली आगा ने डेयर किया है। आमिर जमाल आपने देखा कि उन्होंने कमजोर गेंदों पे स्ट्रोक्स भी खेले हैं, हालांकि उनको पता था दूसरे एंड पे तो मीर रमजान सिर्फ एक बैटर उनके साथ है, लास्ट विकेट है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जरूरत का भी मुजाहरा किया और कंडीशंस को समझते हुए जहां पे कमजोर गेंद मिली है स्ट्रोक्स भी खेले। तो यही इंटेंट जो है ऑस्ट्रेलिया में चलेगी, और ऑस्ट्रेलिया बल्कि न्यूजीलैंड में अब ये T20 सीरीज आ रही, तो उसमें भी इसी जज्बे से खेलना होगा, इसी पैशन से खेलना होगा, और ये देखें कि फलां बॉलर सामने है तो जाहिर है परफॉर्मेंस आपने डरना नहीं है, डेयरिंग होना पड़ेगा। रिशाद साहब, जिस तरह से अब्बास भाई कह रहे हैं कि डेयरिंग होंगे तभी आप इन एक्सपेरिमेंट करेंगे, कंडीशंस को समझेंगे, अपनी जो एक गेम है उसको उसके अंदर टेक्निकल एस्पेक्ट से इतना ज्यादा अगर सोचा जाए तभी आप कंफ्यूज होते हैं और फिर आप डेयर नहीं करते तो ये मामला होते हैं। डू यू अग्री विद दैट?
जी हाँ, आई डेफिनेटली एग्री विद दैट। अगर इंस्टिंक्ट्स पे खेलते हैं, एक अपने पॉजिटिव और अपनी एक बेहतरीन पोटेंशियल पे खेलते हैं तो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें डेफिनेटली कोचेस जो हमारे गए हैं और जो हफीज भी हैं वहाँ पे उनको भी प्लेयर्स को हर सेशन में लंच का टी का सेशन है उसमें उनको गाइड करना चाहिए। अब साजिद का जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, सईद अजमल वहाँ मौजूद हैं हमारे स्पिन कोच के, उनको गाइड करना चाहिए बिकॉज साजिद जो है वो ही इज नॉट पिचिंग अप द बॉल, वो इतने थ्रेटनिंग साबित नहीं हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए जो हो सकते हैं वो, लेकिन उनको गाइड थोड़ा सा सईद अजमल अगर करें। और एक बात मैं जरूर कहूंगा कि शाहीन शाह अफरीदी को इस टेस्ट में रेस्ट देने की लॉजिक मेरी समझ में नहीं आई। उन पिछले 3 साल से तो बहुत कहा जाता था, उस वक्त शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट नहीं दिया गया। इस टेस्ट सीरीज में जो इतनी क्रूशल है और शाहीन शाह अफरीदी जो अपने रिदम में आए थे पिछले टेस्ट में जी वो कहते हैं जी मेडिकल टीम ने उनको कहा है रेस्ट का और मैनेजमेंट ने, इसीलिए उन्होंने आराम किया है। जी हाँ, ठीक कह रही, लेकिन उनका खुद मैंने इंटरव्यू सुना और ऑल्दो ही स्पोक वेल, लेकिन ये चीज थी कि वो इस बात को कह रहे थे कि मैं फिट हूं और वो उसको डिनाई कर रहे थे कि मेरे पे इंजरी है। ये दूसरी जानिब जो बात आप कर रहे हैं, आपने शादी करी दी, तो इसमें मेरे सामने लेजेंड हमारे क्रिकेटर वसीम अकरम और वकार यूनुस साहब की स्टेटमेंट भी है जिसमें उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी के सिडनी टेस्ट में बाहर बिठाने के फैसले को आड़े हाथों लिया है और उसे मज़ाका खेज करार दिया है। मैं थोड़ा सा अगर आपकी इजाजत से बता दूं कि वकार यूनुस साहब ने इस फैसले को कहा है कि मज़ाका खेज फैसला है। टेस्ट मैच की क्रिकेट जो है वो टेस्ट मैच की बका के लिए क्रिकेट खेली जाती है और अगर शाहीन अफरीदी को सिडनी टेस्ट के लिए आराम दिया गया है तो ये समझ से बालातर है। और उन्होंने तो ये भी कह दिया कि किसी सदमे से कम नहीं, जबकि वसीम अकरम साहब का कहना है कि न खेलने का फैसला टीम मैनेजमेंट का नहीं बल्कि शाहीन शाह अफरीदी का था। खिलाड़ियों का फैसला करना होगा कि क्या वो अजीम प्लेयर्स बनना चाहते हैं या फिर करोड़पति। रिशाद साहब जी नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप देखिए कि लीग्स के लिए या T20 क्रिकेट के लिए प्लेयर्स जो हैं वो ज्यादा क्रूशियल गेम्स को सेक्रीफाइस कर रहे हैं टेस्ट मैचेस। वही ना, मसला सिर्फ पेट में मरोड़ों का नहीं है, मसला करोड़ों का है जो खेलने नहीं दे रहे टेस्ट क्रिकेट। करना पड़ेगी और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये प्लेयर्स सेट नहीं करते, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, वहाँ टीम मैनेजमेंट है, उनको ये प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए, उनको प्लेयर्स को इस मामले में गाइड करना चाहिए, ग्रूम करना चाहिए डेफिनेटली। ये बात कुछ हारिस रऊफ का भी हमने देखा कि उन्होंने सीरीज पे आने से इनकार कर दिया। तो ये प्लेयर खुद अगर डिसाइड करेंगे तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मोहम्मद आमिर ने 2 साल पहले रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया और T20 लीग वो खेल रहे हैं, लेकिन दैट रिफ्लेक्ट्स पुअरली ऑन हिज करियर। आई थिंक उनको अपना क्रिकेट में मकाम बनाना चाहिए था। ठीक हो गया। वाह साहब, ये जो शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से वकार यूनुस और वसीम अकरम की स्टेटमेंट भी, और वसीम अकरम तो कह रहे हैं कि इनका अपना फैसला था जो कि शाहीन शाह अफरीदी से डिनाई करेंगे, जी मैनेजमेंट और मेडिकल टीम ने कहा है। फैसला तो ज़ाहिर है सब मिलकर ही करते हैं, वैसे मेरे ख्याल में तो प्लेयर कभी भी नहीं चाहता बाहर बैठना। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि आप देखें कि जो हैजलवुड है, पैट कमिंस हैं, ये लोग वर्ल्ड कप खेल के नहीं आए, मिचेल स्टार्क हैं, ये वर्ल्ड कप खेल के नहीं आए, इनकी परफॉर्मेंस में कितना फर्क पड़ा है। असल बात ये है कि कप्तान जो है वो अपने बॉलर्स को यूटिलाइज किस तरह करता है। शाहीन शाह अफरीदी से आपने 100 ओवर्स करवा दिए 2 मैचेज में, उन्होंने नाथन लियोन का यूज किया दूसरे एंड से, फास्ट बॉलर को रेस्ट मिला, 5 ओवर्स का 6 ओवर्स का स्पेल करवाया फास्ट बॉलर से, दूसरे एंड पे नाथन लियोन है, कभी कोई एक आध ओवर ट्रेविस हेड को भी दे दिया। तो इस तरह से करके मैनेज किया उन्होंने लोड को, और सारे बॉलर जो है वो बड़े ताज़ा दम नजर आए क्योंकि कप्तान के पास एक सेट प्लान था। हमारे तो स्पिनर इन्होंने खिलाया नहीं, एक पार्ट टाइमर आपके पास सलमान अली आगा थे, तो सारा बोझ तो फास्ट बॉलर पे पड़ना था। वो इस वर्कलोड को इन मैच मैनेज करने की जरूरत होती है, ना सिर्फ कि आप मेन प्लेयर्स को बाहर बिठाएं। लेकिन हारिस रऊफ का तो अपना फैसला था, वो तो खुद नहीं गए खेलने। हारिस रऊफ का तो केस ही लगा है कि बाहर अगर उनको दूसरी तरफ से ऑफर अच्छी हो। हारिस रऊफ ने तो T20 लीग को तरजीह दी है। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि आपने कहा कि प्लेयर्स भी हमारे माशाल्लाह ऐसे फैसले करते हैं जिसमें वो खुद कहते हैं कि हम टेस्ट नहीं खेलते हैं। फैसला मैं शाहीन की बात कर रहा हूँ, शाहीन को बाहर बिठाने की। हारिस रऊफ का तो खैर अपना फैसला था और वो गलत फैसला था। वो टीम के साथ जाते, अगर उनको जरूरत टीम को पड़ती तो वहां पे परफॉर्म करते। उनको बताया गया था कि आपको 4, 5, 6 ओवर से ज्यादा का स्पेल नहीं देंगे, ठीक है, तो आपको उस तरह से करेंगे कि नई गेंद से शुरू में इस्तेमाल कर लिया, फिर मिडल में अगर आप विकेटों की जरूरत है तो स्पीड चाहिए तो फिर इनकी स्पीड यूटिलाइज हो। तो वो तो हारिस रऊफ को बाकायदा ये मैसेज दिया गया था, इसके बावजूद वो एग्री नहीं हुए
वो तो वही है, वो पूरी दुनिया में जो वेव चल रही है, अब के क्रिकेटर्स जो है वो टेस्ट क्रिकेट सुकड़ती जा रही है। आज खबरें भी इस हवाले से आई हैं कि टेस्ट क्रिकेट सुकड़ती जा रही है। टेस्ट प्लेयर्स जो है उनको पता होता है कि मुआवजा कई गुना ज्यादा मिलेगा 4 ओवर्स का, तो हम क्यों 5 दिन खेलते रहे। ठीक है। अच्छा, इस वक्त जो लबुशान है वो मैं उनका स्ट्राइक रेट देख रहा हूँ 34.85। अब टेस्ट क्रिकेट में हम डेली जब बात करते हैं तो हम स्ट्राइक रेट लाजमी डिस्कस करते हैं, जो कि जो प्लेयर्स थोड़ी एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं या थोड़ा एडवांस थोड़ा तेज क्रिकेट खेलते हैं वो प्लेयर्स कामयाब हैं, ऐसा लग रहा है। हमने कल इस पे बात भी की थी, हमने बड़ी अच्छी हमारे पास एग्जांपल डेविड वार्नर की थी। क्यों लबुशान स्लो खेल रहे हैं? क्या हमारे बॉलर्स उनको टफ टाइम दे रहे हैं या उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है दो कि अभी तो मैच रुका हुआ है? इस पे क्या कहेंगे? नहीं, कोई और बैटर आएगा। अभी मिचेल मार्श आएंगे तो आपको बिल्कुल ही मुख्तलिफ लगेंगे यही पाकिस्तानी बॉलर्स। उसकी शायद वजह यह है कि 2023 में स्टीवन स्मिथ और लबुशान ये दोनों के लिए अच्छा नहीं गया। तो ये 60 इससे कबल ये 60 की एवरेज से रन करने वाले दोनों। क्योंकि मैं तो जब सुबह उठ के स्कोर देखा ऑब्वियसली ऑनलाइन देखा, टेलीविजन पे नहीं। ये बिलो स्कोर जब 115 पे 2 थे तो देन इमीडिएटली मैंने देखा कि कौन से प्लेयर्स और कैसा खेल रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा 60 गेंदों पे 23 रन का मतलब है शायद बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे होंगे हम। नहीं, बॉलिंग भी कुछ बेहतर है, लेकिन ओवरऑल इन दोनों ये का कॉन्फिडेंस लेवल भी लो है। ओके। ये मानस लबुशान जो है ये बता रहा था कि 60 से ज्यादा एवरेज से रन करते रहे 2022 में। बिल्कुल। 2023 इनका अच्छा नहीं गया, तो दोनों जो है 40 से नीचे आए। ओके। तो इसलिए जो आपका पर्सनली कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो भी काउंट करता है। एक क्योंकि आप चाह रहे होते हैं कि मैं किसी तरह से कम बैक करूं और मैं दोबारा से कोई बड़ी नहीं खेलूं, तो ओवर कॉन्शियस होने की वजह से ज़ाहिर स्ट्राइक रेट तो फिर जाएगा नहीं। इसी वजह से तो पाकिस्तान वैसे ही टीम का ओवरऑल जो मिजाज होता है वो ओवर कॉन्शियस होता है। ठीक है। रिशाद साहब, वंस अगेन गेटिंग बैक टू द रिस्पॉन्सिबल बैटिंग साइड, हम जब इस सीरीज में जा रहे थे हमारा मुसलसल ये हमारा डिस्कशन इस पे था कि बैटिंग अच्छी है, बॉलिंग वीक है। बॉलर्स ने एक बार फिर पाकिस्तान के प्रूव कर दिया कि नहीं, समहाउ हम बॉलिंग ठीक कर ही लेते हैं। हमारा कोई ना कोई एक पेसर आता है, वो अच्छा एक स्पेल निकालता है और उससे लगता है कि जैसे मीर हमजा का स्पेल हमें बहुत अरसे तक याद रहने वाला है जो पिछले मैच में उन्होंने किया। तो ये खास तौर पर हमने शान मसूद का तस्करा किया या हमारे मिडिल ऑर्डर के अंदर हम फ्लॉप हुए, नाकाम हुए। हमारा जो कोचिंग स्टाफ है, मेरा सवाल उस हवाले से है, व्हाट आर दे अप टू? आई मीन दे आर ह्यूज इन अ नंबर, बट व्हाई आरंट दे डिलीवरिंग जिस तरह की परफॉर्मेंस आ रही है खासतौर पे बैटिंग में? जी इमरान, बिल्कुल आप यू आर स्पॉट ऑन हियर, बिकॉज आई थिंक इसके आपको याद होगा कि जब टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी तो उससे पहले तो वहाब रियाज और हफीज ने भी बहुत दावे किए थे कि हम इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया से ड्रॉ नहीं करेंगे बल्कि ऑस्ट्रेलिया से जीतेंगे। तो इतनी बड़ी बात करना, और उसके बाद फिर एक सरफराज अहमद का भी स्टेटमेंट आया था, उन्होंने इंडिविजुअल प्लेयर्स का नाम दिया था कि हमारे पास भी टॉप 6 प्लेयर्स बहुत सॉलिड हैं। लेकिन सिर्फ टेक्निक का होना जो अब्दुल्ला शफीक की बेहतर है, सऊद शकील की बेहतर है, लेकिन जैसे वैस ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के लिए एक खास प्रिपरेशन करनी पड़ती है। जरा पहले ऑस्ट्रेलिया के टूर पे चले जाते अगर और कुछ ज्यादा टूर्स मैच खेलते तो एक्लिमेटाइज ज्यादा होते बाउंस के लिए और मूवमेंट के लिए, तो उससे बेहतर रिजल्ट सामने आ सकते थे। लेकिन इस तरह की एक कोई जिसे कहने की प्लानिंग या प्रिपरेशन नहीं की गई, जो एक उदाहरण नजर आ रहा है। और टेक्निकली जरूर अच्छे हैं प्लेयर, लेकिन वो बाउंस से ही स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में बाउंसी विकेट्स हैं। तो ये एक बड़ी की फैक्टर था कि इनको प्रिपेयर किया जाता है ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए। और ये भी आप देखिए कि आमिर जमाल का जो परफॉर्मेंस है आउटस्टैंडिंग, वो उन्होंने खुद कहा कि वो लास्ट ईयर एक सीजन ऑस्ट्रेलिया में खेले थे कुछ मैचेस। तो ऑस्ट्रेलिया का जो इम्पैक्ट है वो उनके गेम में नजर आ रहा है। तो अगर पहले चले जाएं प्लेयर्स और एक्लिमेटाइज कर लें तो मेरा ख्याल है बहुत बेहतरी आ सकती है। तो ये तो इस मसले से तो फिर हम कभी निकल ही नहीं पाएंगे रिशाद साहब, ऐसा लगता है। रमीज राजा जब आए थे और वो ड्रॉप इन पिचेस की बात कर रहे थे, उसके लिए वो बजट भी सीख कर रहे थे, कुछ उस पर थोड़ी बहुत डेवलपमेंट भी की उन्होंने, और फिर वो ऑब्वियसली उस तरह एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। इस तरीके से तो फिर हम, क्योंकि हमारे तो वहाँ वो शायद आफरीदी को मैं उस दिन कहते हुए सुना था कि घुटने से ऊपर बॉल नहीं आता और यहाँ पे बाउंसी विकेट्स हैं, बॉल ऊपर आता है। और न्यूजीलैंड का भी जारी बात है फिर यही हाल है, तेज विकेटें। तो फिर इस तरह से तो हम कभी कर नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये कि अगर क्रिकेट बोर्ड राइट वे के अंदर पैसे नहीं लगाएगा और उस तरह का एटमॉस्फेयर यहाँ पे उनको नहीं देगा, एक का ट्रिप तो कोई फर्क नहीं डालेगा। हमें तो फिर एटमॉस्फेयर यहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा। वरना आपको मालूम है हमारी हॉकी भी इसलिए नीचे गई कि यूरोपियन टीम्स जदीद टेक्निक्स के साथ, जदीद इक्विपमेंट के साथ खेलती रही, हम पुरानी टेक्निक्स के साथ खेलते रहे, और आज नतीजा आपके सामने है, पाकिस्तान हॉकी कहाँ है और यूरोपियन हॉकी कहाँ पे है। नहीं इमरान, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि मैं समझता हूं कि अगर कोई एक मसला है जो पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतर नहीं हुआ और अगर वो बेहतर हो जाता तो बहुत बेहतर रिजल्ट्स होते, वो पिचेस का है। 55-60 साल से पिचेस वैसे ही चले आ रहे हैं
फेदर बेड्स हैं, बिल्कुल डेड विकेट्स हैं, जिसपे हमारे बॉलर्स बेचारे जान मारते रहते हैं और बैट्समैन भी इन डेड विकेट्स पे बहुत रन बनाते हैं, लेकिन बाहर जाते हैं तो इट्स अ बिग कंट्रास्ट फॉर देम। तो ये बहुत जरूरी है। और आपको अगर याद हो 1980 में जो डेनिस लिली ऑस्ट्रेलिया के मशहूर फास्ट बॉलर थे, उनका तारीखी जुमला है कि अगर मुझे फैसलाबाद के पिच में आप दफन कर दें तो शायद ये पिच तेज हो जाए। तो आज बात की थी, तो अब ये बहुत जरूरी है। लेकिन ये होगा नहीं, ये मैं आपको बताऊं, ये हो नहीं सकता। हमारे बैट्समैन खुद घबराते हैं तेज विकेट्स पे खेलने से, तो ये साइकोलॉजिकली भी उनको इस पे बूस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपसे लॉन्ग टर्म कोई चेंज नहीं आएगा। साइकोलॉजिकली बूस्ट करना पड़ेगा। वास्तव जिस तरह से रिशाद साहब कह रहे हैं कि ये आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप, मैं, हम सब बार बार मैनेजमेंट को लेकर, दीगर चीज़ों को लेकर यहाँ पे बात भी करते हैं, लेकिन फिर वही होता है कि नई मैनेजमेंट आती है, उसके अपने मसाइल होते हैं, नए सेलेक्टर्स आते हैं, उनके अपने मसाइल होते हैं, और हम क्रिटिसाइज करते ही रह जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे कहीं से तो चेंजेस आने हैं। चेंजेस आती हैं हर दूसरे तीसरे महीने, चेयरमैन, पीसीबी मैनेजमेंट, लेकिन लॉन्ग टर्म चेंजेस नहीं आते। लॉन्ग टर्म चेंजेस इसलिए नहीं आती कि किसी कौमी लेवल से लेके स्पोर्ट्स में मुश्किल मिजाजी किसी मामले में है ही नहीं, तो ज़ाहिर स्पोर्ट्स में कैसे आएगी। तो जब वो ऊपर से लेके नीचे तक कोई चीज मुश्किल है ही नहीं, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ। तो अब ये ऊपर से अगर चेयरमैन जो है उनको खुद ही नहीं पता होता कि अगले महीने होगा या नहीं। अच्छा, वैसे कैन वी लर्न समथिंग फ्रॉम इंडिया? हमारे जैसे एटमॉस्फेयर में खेलते हैं, कोई खास दिल्ली और लाहौर तो दूर भी नहीं है। सबसे बड़ी बात जो सीखने वाली इंडिया से, तो उनकी टीम द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दे गिव, आई मीन अपने घर के अंदर भी और अपने घर से बाहर भी, और फिर टैलेंट भी मुझे लगता है कि हमारे पास उनसे ज्यादा बेहतर नर्सरी है। बॉलर्स में तो हम कमाल हैं, वो आज तक बड़ा बॉलर पैदा ही नहीं कर सके कोई। तो उसके बावजूद इस हालत को ना, क्या हम उनसे, ये टेक्निकल टर्म्स में मैं बात करूं, ड्रॉप इन पिचेस एंड एटमॉस्फेयर एंड ऑल, या फिटनेस, कुछ सीख सकते हैं हम उनसे? बिल्कुल सीख सकते हैं। सबसे पहले तो हमें यह सीखना होगा कि उनके बोर्ड में कोई सियासी मुदाखलत नहीं है। सबसे बड़ी बात है सीखने की, वो इंडिपेंडेंट काम करते हैं। इतना बड़ा आईपीएल इवेंट है, उसमें कभी सुना है आपने कि हुकूमत के फलां बंदे ने मुखालफत की किस पॉइंट ऑफ व्यू से? वहां पे नहीं है, तो इंडिपेंडेंट है क्योंकि तो वो स्पोर्ट्स जो है वो अपने कदमों पे खुद करेगा। पाकिस्तान में आने की हद तक तो सियासी मुखालफत है उनमें, वो सियासी फैसला होता है। वो तो उनका अंडरस्टूड है कि पाकिस्तान ना आना जो है वो तो हुकूमत की एक इंस्ट्रक्शन है, वो तो उसको फॉलो करते हैं। वो तो ज़ाहिर हमारा बोर्ड भी, लेकिन ओबियसली बोर्ड के डिसीजंस अपने होते हैं। लेकिन बोर्ड के डिसीजंस अपने होते हैं। ऑटोनमस बॉडीज हैं, आईसीसी चाहती है कि ऑटोनमस बॉडीज हों, लेकिन कहाँ पे ऑटोनमस बॉडीज हैं पाकिस्तान में? तो हुकूमत के नामजद 2 बंदे होते हैं गवर्निंग बोर्ड में, उनमें से एक मुंतखब होता है चेयरमैन। ठीक है, तो ये जमहूरियत कहाँ से आई? इरशाद भाई, आपने एंड पे एक बड़ा मायूसी वाली बात की कि लेकिन ये होगा नहीं, आई मीन हम नहीं कर पाएंगे। मैं समझ सकता हूँ आप क्या कह रहे हैं, लेकिन हमारे सुनने वालों के लिए जरा अगर इसे थोड़ा सा एलेबरेट कर लें, आपको बीइंग सीनियर जर्नलिस्ट क्यों लगता है कि ये नहीं होगा? जी देखिए, इसलिए कि एक तो मैं बता रहा हूँ कि 55-60 साल हो गए हैं इसी चीज को कहा जा रहा है। इवन रमीज राजा जो जब उन्होंने बात की थी ड्रॉप इन विकेट्स की, तो उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि एक पिच जो है वो 37 करोड़ की पड़ रही है उनको। तो उसमें इवेंचुअली बोर्ड के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उसको रूल आउट कर दिया था कि हम एक से ज्यादा विकेट नहीं ला सकेंगे, तो इसका फायदा कोई नहीं, एक ग्राउंड पे तो मैच नहीं होता, 4-5 ग्राउंड पे हम फीजिबिलिटी उसकी करेंगे। तो एक पॉजिटिव अप्रोच चाहिए। एक जमाने में डेनिस एटकिंसन जो पिच बनाने के माहिर हैं दुनिया के, वो भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने कुछ बेहतर पिचेस बनाई थी, लेकिन फिर यही बात है कि एक खुद अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में जो बैट्समैन हैं, जो कैप्टन होते हैं डोमेस्टिक ट्रॉफीज के, वो खुद ही ऑब्जेक्शन करते हैं कि हमारी टीम 100 पे 150 पे आउट हो रही है, विच इज पुअर पिक्चर। तो हम नहीं चाहते कि हमें इस तरह से हो कि कोई टीम हार जाए 100-150 पे आउट होती। तो ये तो होगा, साल ऐसा होगा, कम स्कोर्स पे आउट होंगे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता बैट्समैन बाउंस के आदि। तो ये बहुत जरूरी है। इंडिया की आपने जो बात की 1986 से उनके यहाँ इस सब 14 अकेडमीज हैं, तो वो एक प्रॉपर वे में गए हैं, उनका बेनिफिट हो रहा है उनको। अच्छा रिशाद भाई, थैंक यू वेरी मच, टाइम हमारा खत्म हो गया, लेकिन ये 37 करोड़ जिस मुल्क के अंदर 4-4, 5-5 अरब का एक फ्लाईओवर 1.5 महीने में मुकम्मल हो जाता है और सब कुछ हो जाता है। एक फ्लाईओवर की मैं बात करूं जो कि रूटीन का हिस्सा, और ऐसे हजारों हैं एक शहर में, तो वहां पे अगर 37 करोड़ की या 1 अरब की 2-3 विकेटें अगर पाकिस्तान को हेल्प कर सकती है, तो आई थिंक ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। लेकिन वो आप वाली बात है कि इंटेंट का भी तो मसला है ना, तरजीहात का भी तो मसला है कि कहां पे चीज नजर आएगी और कहां पे नहीं। वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस रिशाद साहब एंड अब्बास भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एनालिसिस एज वेल। क्रिकेट पे हम बात कर रहे थे, भड़ास हमारी उस वक्त निकलती है जब हमारी टीम हमें बहुत मायूस करती है। हाँ, वैसे हम कभी-कभी तारीफ भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है हमारे पास गुस्सा, वो भी कभी-कभी अच्छा खेल लेते हैं ना। चलिए जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देखते रहिए एक्सप्रेस।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। क्रिकेट की हमने बात कर ली है, लेकिन क्रिकेट के अलावा भी पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना चाहिए और हम करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन दो कि जब हम क्रिकेट की या किसी भी ऐसे स्पोर्ट की बात करते हैं उसमें पॉलिटिक्स का जो अमल दखल है वो इंडिया की जानिब से हमेशा होता है और दुश्मनी में हर हद तक जाने को तैयार रहता है। हालांकि खेलों को सियासत से अलग रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है और दो कि ये सियासत खेलों को भी मुतासर कर रही है। ऐसा ही कुछ जी टेनिस के खेल को लेकर हो रहा है। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन पाकिस्तान में ना खेलने की जो भारतीय अपील है उसको मुस्तरद कर चुका है। पाकिस्तान में होने वाला जो डेविस कप है उसके लिए इंडियन टेनिस टीम के दौरा पाकिस्तान के लिए वीजों के इजरा के मामले पर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन ने ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन एसोसिएशन को इनफैक्ट खत लिखा है और इसमें कहा गया है कि भारतीय टीम के अरकान की जो डॉक्यूमेंट्स है, सफरी दस्तावेजात हैं, पाकिस्तान हाई कमीशन में जमा करवाए जाएं, जबकि तमाम जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा होने पर वीजों के इजरा में ताखीर नहीं की जाएगी। लेकिन अभी तक वीजास के हवाले से कोई अपडेट नहीं आई है इंडिया की जानिब से। पाक भारत डेविस कप जी 3 और 4 फरवरी को इस्लामाबाद में खेला जाएगा और इस बार पाकिस्तान डेविस कप की मेजबानी कर रहा है। वी रियली लुकिंग फॉरवर्ड एंड एक्साइटेड फॉर दैट। तो हमने सोचा इस हवाले से आज बात की। हमने कहा शख्सियत भी ऐसी ही बुलाएं जो कि टेनिस के हवाले से वन एंड ओनली है इन पाकिस्तान। हमारे साथ टेनिस स्टार है सामुल हक मौजूद हैं, उनसे हम इसी हवाले से बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड गुड मॉर्निंग। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? हाँ, अब जब स्पोर्ट्स के अंदर इस किस्म की बात आती है, आई मीन स्पोर्ट्समैन का तो काम सिर्फ खेलना है, वो अपनी ट्रेनिंग करता है और जाके परफॉर्म करता है और फोकस रहता है। जब इस तरह की चीजें आ जाती हैं जिसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो और फिर मायूसी होती है, जारी बात है, जो मुकाबले में खेल रहा होता है उसको भी मायूसी होती है। क्या ये क्यों है इंटेंट भारत की तरफ से? आपको क्या लग रहा है? नहीं, सही सैड जी। मैं तो हमेशा स्टूड बाय के पॉलिटिक्स को और रिलीजन को स्पोर्ट्स से अलग रखना चाहिए। हैव ऑलवेज बीन माय मोटो और इस दफ़ा भी यही है। एंड 2019 में इंडिया ने अपील की थी, दे वर सपोज्ड टू कम टू पाकिस्तान, लेकिन ITF ने वो अपील उनकी अप्रूव कर दी एंड वी हैड टू प्ले अ टाई इन कजाकिस्तान, हमारी किसी न्यूट्रल वेन्यू पे। आई टुक अ स्टैंड एट दैट टाइम। मैंने उस टाई से बॉयकॉट कर दिया था और हमारी जो डेविस कप की टीम थी नीचे भी, उन्होंने भी वो रिस्पेक्टफुली मेरे साथ साथ उन्होंने भी जो है ना बॉयकॉट कर दिया। तो वी सेंट एन अंडर 14 टीम टू प्ले अगेंस्ट इंडिया, ए टीम के अगेंस्ट। आई थिंक ITF को वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। अब 2023 के अंदर आई फील उसकी थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन रही है कि ITF में भी थिंग्स के जी दोबारा से हम कुछ स्टैंड ले लेंगे, ये कर लेंगे। एंड उसमें भी मेरा यही था कि हमारी माशाल्लाह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पुलिस, आर्मी, एयरफोर्स सब ने इतना सेक्रीफाइसेस की हैं टू मेक पाकिस्तान अ बेटर प्लेस, अ सेफर प्लेस। जब इंडियन क्रिकेट टीम के चेयरमैन आ सकते हैं, प्रेसिडेंट आ सकते हैं पूरे अपने कंटिजेंट के साथ, तो आप टेनिस टीम भी भेज सकते हैं। बिल्कुल। एंड अल्लाह का बहुत बहुत करम है। आई थिंक इट्स अ ह्यूज विन फॉर पाकिस्तान ऑलरेडी कि किसी इंटरनेशनल फोरम पे, स्पेशली स्पोर्ट्स फोरम के ऊपर इंडिया के जगह पाकिस्तान के फेवर में कोई रिजल्ट आया है। एंड वी रियली होपिंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मुझे तो एक तरह से मोटिवेशन मिल गई है। आई वाज अ लिटिल बिट डाउन था 2023 में, लॉट ऑफ इंजरीज, रैंकिंग थोड़ी सी नीचे गिर गई। लेकिन जब से ये न्यूज़ आई है कि डेविस कप टीम इंडिया की पाकिस्तान आनी है, वो थोड़ा सा जो ना एक और मोटिवेशन मिल गया, एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिल गई। आई स्टार्टेड ट्रेनिंग अगेन एंड बेसिकली एवरी डे जो आई एम वेकिंग अप एंड डूइंग द ट्रेनिंग वगैरह इज टू गेट माय सेल्फ रेडी फॉर द डेविस कप इंशाल्लाह। दो कि इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट जो सेट के 3 और 4 फरवरी को पाकिस्तान होस्ट करने वाला है इंशाल्लाह। बट स्टिल ये जो आपको लगता है कि जो इंडियन टीम या इस तरह से टेनिस फेडरेशन उनकी कर रही है, इसके बाद इंडियन टीम आएगी, दो कि आपके स्टैंड्स ने ये हेल्प तो किया है इस साल के, इस चीज़ को हेल्प हो रही है कि वो टीम को थोड़ा एक रजिस्टर किया गया कि हमें रिजर्वेशंस हैं इस हवाले से? नहीं, देखें, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने जो अब इस दफ़ा जो अपील को रिजेक्ट किया है, इट्स अ बिग थिंग इन इटसेल्फ। इंटरनेशनल कम्युनिटी फील्स कि पाकिस्तान इज अ सेफ कंट्री नाउ एंड वी शुड गो एंड प्ले द डेविस कप टाइज वहाँ पे। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन ने पिछले 8 साल में जो 8 टाइज मुनक्किद की हैं उसमें यूरोपियन टीम्स भी आई हैं, लिथुआनिया, स्लोवेनिया, इंडोनेशिया भी सितंबर में होके गई है, कोरिया, जापान, चाइना, ऑल दिस कंट्रीज केम एंड प्लेड इन पाकिस्तान और बहुत प्रेज किया उन्होंने PTF की जो सारे इक़दामात हुए थे। तो उसको मद्देनजर रखते हुए ITF ने डिसीजन लिया है टू होस्ट दिस टाई, पाकिस्तान को राइट्स दिए करने के। एंड मेरे लिए तो इट्स गोना बी एन हिस्टोरिकल टाई। इट विल बी द फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री कि इंडिया की डेविस कप टीम पाकिस्तान आ रही खेलने के लिए एंड आई विल बी वेरी लकी इफ आई कैन बी पार्ट ऑफ इट इंशाल्लाह। अगर वो आते हैं यहाँ पर, फॉर मी इट्स ऑलरेडी अ विन विन फॉर पाकिस्तान। इंडियन टीम अगर आती है तो इट विल बी ह्यूज फॉर टेनिस इटसेल्फ। आई थिंक बहुत हाइप क्रिएट हो रही है और अगर इंडियन टीम नहीं आती
तो पाकिस्तान विल गो इनटू द नेक्स्ट राउंड वाया वॉकओवर। अच्छा, हम तो थोड़ा चूंकि आईसीसी को या बीसीसीआई या पीसीबी को थोड़ा देखते हैं तो हमें थोड़ा क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर का अंदाजा है कि हाउ इट वर्क्स एंड कौन से फैक्टर्स होते हैं। टेनिस के अंदर कौन से फैक्टर्स हैं जो कि काम करें? क्या सेम पॉलिटिकल इंटेंट है जो कि इस तरह से फैसले करने में आड़े आ जाती है? नंबर 1 इसका हिस्सा, और दूसरा हिस्सा इसका कि इन केस अब चूंकि इंटरनेशनली प्ली उनकी रिजेक्ट हुई है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के सामने, तो फिर इसका क्या इंपैक्ट आएगा इफ दे स्टिल से कि नहीं वी आर नॉट सेफ एंड वी नॉट गोना गो? कैन दे, मतलब कह सकते हैं? इंपैक्ट तो ये उनके ऊपर होगा। आई थिंक इट विल बी वेरी सैड थिंग इफ दे डोंट कम। अगर नहीं आते तो इंडिया विल गो डाउन। हमारी वर्ल्ड ग्रुप्स होते हैं, वी आर इन ग्रुप 1 राइट नाउ, वर्ल्ड ग्रुप 1 में इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ। वो भी एक एजाज की बात है कि देयर लाइक 150 कंट्रीज प्लेइंग एंड वी आर इन द टॉप 30 ऑफ द वर्ल्ड पाकिस्तान, जो कि लोग रियलाइज नहीं करते टेनिस की वर्ल्ड में। और सेम कैलिबर जो चाइना का है, इंडिया का, पाकिस्तान के भी इन द सेम ग्रुप। एंड आई थिंक मच क्रेडिट गोस टू यू। नहीं, सबको पूरी डेविस कप टीम का है जी, लेकिन अगर इफ इंडिया डजंट कम दे विल गो इनटू ग्रुप 2, नीचे चले जाएंगे, तो डिमोट हो जाएंगे बेसिकली। तो उसमें उनके लिए थोड़ा सा I think they should come. नुकसान है बिल्कुल। They're definitely a stronger team on the paper. उनके लड़के जो हमसे बेहतर हैं, they're highly ranked than us as well. लेकिन वो फिर सारी टीम्स का ये हिसाब है, जब जो भी पाकिस्तान आया, we have been the dark horses, we have been the underdogs, और वो अपनी होम सरफेस पे अपने एक्सपीरियंस को हम लेके चलते हैं। तो डिप्लोमेसी होती है। पिछले सालों में एशियन टेनिस फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो इंडियन थे। आई थिंक 2019 में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था उनका कि टाई जो है शिफ्ट हो जाए कजाकिस्तान के अंदर। एंड लेकिन इस दफ़ा आई थिंक अब प्रेसिडेंट नहीं है। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल मैं क्रिकेट को बार-बार हम सॉरी इसलिए एसोसिएट करूंगा क्योंकि ज्यादा खबरें क्रिकेट की होती हैं, तो भी समहाउ उस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जब हमारे पास एक एज होता है कि हम अपना रोल प्ले कर सके या हम इंडिया को बावर करा सके कि हाउ इट हर्ट्स जब आप एक खेल को सियासत में लाते हैं। हम वर्ल्ड कप खेलने चले गए, कंट्रोवर्सी चली पाकिस्तान के, एक तो क्रिकेट चीफ ने कह दिया कि नहीं जी वो नहीं आते तो हम नहीं आएंगे और इस तरह की बातें, और फिर हम चले गए। तो क्या समहाउ हमें भी कोई एक आध एपिसोड ऐसा करना चाहिए किसी गेम के अंदर, बीइंग अ प्लेयर, यू थिंक कि उनको रियलाइज तो हो कि इट हर्ट्स द गेम एक्चुअली एंड द ऑडियंस ऑफ कोर्स? नहीं, मेरे ख्याल से जी अब देखें, व्हाई कांट यू होल्ड टूर्नामेंट्स विदाउट इंडिया? आपके अगर होम है, कोई नहीं आना चाह रहे, अपने टूर्नामेंट्स खेलें, उनके बगैर खेलें आप। एशिया कप हुआ था, आई थिंक पाकिस्तान शुड हैव प्लेड अगर इंडिया नहीं आना चाह रहा। मैं ये स्टांस लूंगा। नहीं, लेकिन हम श्रीलंका चले गए, गलत किया ना। अब सारा बेड़ा गर्क हो गया टूर्नामेंट का। फाइनल वहां पे हो गया, सेमीफाइनल भी वहां पे हो गया, तो थी तो हमारी सीरीज। हाँ, होस्ट तो हम कर रहे थे ना। अब चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह आ रही है। आई रियली होप पाकिस्तान स्टैंड्स बाय के इंडिया अगर आता है तो आ जाए, नहीं आता तो वी गोना होस्ट पूरा टूर्नामेंट यहाँ पर। अब एक पूरी दुनिया आ रही है अगर खेलने के लिए, और एक कंट्री कहती है हम नहीं आ रहे, तो फिर उनको ना आने दें। टूर्नामेंट उसके लिए रोका तो नहीं जा सकता। दुबई जाके क्यों इंडिया के मैचेस खेलना चाह रहे हैं? आई फील लाइक पाकिस्तानी फैमिलीज की तरह ये वो फुप्पो है जो शादी में एंड मोमेंट पे आके कहती है कि मुझे ये नहीं आना, आई डोंट हैव टू कम, और वो फिर पूरे खानदान में डिस्टर्बेंस। नहीं, लेकिन आपने उनको फुप्पो बनाया हुआ है ना। आपने अपना फुप्पो ना बनाया। वेरी इंपॉर्टेंट, हमने बनाया हुआ है तो वो इस तरह से बिहेव करती है। ऐसे सब डेविस कप की तैयारी कैसी है? ऑब्वियसली अब इंडिया आ रही है, नहीं आ रही है तो दूसरी कहानी है, बट स्टिल तैयारी को लेकर आप, चूंकि आप खुद भी ट्रेन कर रहे हैं, गोना लीड दैट, बट स्टिल बाकी ओवरऑल टीम प्रिपरेशंस। लेकिन दिसंबर 17 को डिसीजन आया है, ऑल द प्लेयर्स हियर वर वेटिंग फॉर दैट कि होता क्या है, डिसीजन हमारे फेवर में आता है नहीं। जब से आया है मैं तो बहुत फायर्ड अप हो चुका हूँ। आई स्पेशली वेंट टू इस्लामाबाद आल्सो टू प्ले नेशनल टूर्नामेंट। हमारी पूरी डेविस कप टीम वहाँ पे थी। आई वाज ट्रेनिंग विद देम फॉर ऑलमोस्ट 10 डेज। अभी भी एक नेशनल टूर्नामेंट हो रहा है, सारे डेविस कप के प्लेयर्स वहाँ पे खेल रहे हैं। दे गोना हैव फ्यू डेज ऑफ। मैं यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ। सैटरडे को आई एम गोइंग टू थाईलैंड फॉर 2 वीक्स। वहाँ पे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं। 22 को आई विल बी बैक, क्योंकि हमारी टाई ग्रास कोर्ट के ऊपर है, तो अभी ग्रास कोर्ट भी इतनी अच्छी नहीं है सर्दी की वजह से। अराउंड 22nd 23rd दे विल बी रेडी, सो आई जॉइन द डेविस कप टीम। वापस मैं आ जाऊंगा। वी गोना प्रिपेयर इन फुल। अगर इंडियन टीम आती है कि नहीं आती, आई डोंट नो, कब वो डिसाइड करते हैं। अभी तक उन्होंने वीजा अप्लाई नहीं किए। जहाँ तक मुझे पता लगा है कि देयर आर सम प्लेयर्स आर प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया, फ्यू ऑफ देम आर ऑलरेडी इन थाईलैंड, जो मैं टूर्नामेंट्स खेलने जा रहा हूँ, एंड दे गोना अप्लाई फॉर वीजा ऑन द 23rd। लेकिन पाकिस्तान इंडिया की जब आती है बात, तो a person is required 4 to 6 weeks to get a visa, क्योंकि आपको हर तरह से अप्रूवल चाहिए होते हैं। Of course. तो अब वो मुझे नहीं पता कि स्टेट के इतनी जल्दी वो वीजा उनके अलाउ कर देंगे, या इंडियन जानबूझ के लेट अप्लाई करेंगे कि उन्होंने नहीं दिया वीजा, कि जी हमें वीजा नहीं मिला तो हम नहीं पहुंच रहे। ओके, तो आई डोंट नो क्या सियासत चल रही है, क्या एसओपीज क्या होते हैं वैसे फॉर सिक्योरिटी? आई मीन क्या कोई पहले इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की टीम होती है जो आके अंदाजा जायजा लेती है सिक्योरिटी का, और फिर क्या हमारे पास कोई एग्जांपल्स भी हैं रिसेंट जो हम कोट कर सकते हैं आईटीएफ के सामने के देखें इस बेस पे आप उनको आना चाहिए? हाँ जी, देखें सारी की सारी जो 8 डेविस कप टाइज हुई हैं पिछले 8 सालों में, लाइक आई टोल्ड यू, स्लोवेनिया, लिथुआनिया,
अभी इंडोनेशिया होके गई है, जापान होके गया है, कोरिया, दे ऑल फाइल अ रिपोर्ट आफ्टरवर्ड्स डेविस कप की, होटल की भी, वेन्यू की भी, सिक्योरिटी की भी, ठीक है, एंड ऑल ऑफ देम जहां तक मुझे पता है दे हैव गिवन 100% मार्क्स टू द पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन। तो उसकी बेसिस पे ही जो ITF ने ये डिसीजन लिया है कि सिक्योरिटी के इंतजाम बाकी टीमों के साथ भी हो ही रहे हैं, एंड इंडिया को भी पूरा प्रोवाइड करेंगे हम, एंड ऑन दोज बेसिस, एंड स्पेशली IPL भी, वो PSL भी यहाँ पे हो रही है, फुटबॉल वर्ल्ड कप अभी क्वालिफाइंग इस्लामाबाद के अंदर हुआ है, मोर देन 20,000 पीपल केम टू वॉच दैट। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं, डिफरेंट स्पोर्टिंग इवेंट्स हो रहे हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम उस तरह माशाल्लाह से अच्छे हैं, एंड थिंग्स आर माशाल्लाह पीसफुल इन पाकिस्तान, स्पेशली इस्लामाबाद के अंदर। ऑडियंस का आपने खुद भी जिक्र किया, इस्लामाबाद की तो एक एग्जांपल है, आई बिलीव लाहौर, कराची, दीगर शहरों में भी अगर ऐसे मैचेस हो, चाहे वो टेनिस हो, फुटबॉल हो, लोग बड़ा देखने के लिए आते हैं। ऑडियंस के लिए ऑडियंस कितना सफर करी, और मुझे यकीन है इस बात का, जब मैं और आप बात करें तो इंडिया के अंदर जो ऑडियंस है टेनिस देखने वाली, वो भी मायूस होगी इससे, दे वांट टू वॉच, आई मीन ये पॉलिटिक्स से हटके ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से तो होगा जी। वी प्लेड इन इंडिया इन 2005 में गए थे हम डेविस कप खेलने के लिए। I think one of my most memorable ties, even though we lost a very close tie 3-2, लेकिन सारी इंडियन क्राउड पूरा फुल था, and to play there as a Pakistani, सपोर्ट मिली थी आपको वहां पे? हाँ जी, it was good. आखिरी मैच में नहीं मिली थी, we were 2-all, और फिर फिफ्थ मैच हम बहुत क्लोज हारे, तो ऑब्वियसली सारे इंडियन जो थे आपके और पैट कमिंस के जो है ना वो सेम ख्याल, पैट कमिंस ने भी कहा था बड़ी खामोशी हो जाती थी ग्राउंड के अंदर। लेकिन यहाँ पे आई थिंक एवरी टेनिस लवर जो है और इवन स्पोर्ट्स लवर, आई थिंक दे लुकिंग फॉरवर्ड कि इंडियन टीम यहाँ पे आए, और आई वुड रियली फील एंड होप के गुड नंबर्स में लोग आएंगे पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने के लिए। इट विल बी हाई क्वालिटी टेनिस फॉर श्योर, एंड अल्लाह करे इंडियन टीम आए। मेरा तो बहुत दिल कर रहा है कि आए, इवन दे आर स्ट्रॉन्गर देन अस, लेकिन एज अ प्लेयर I would love to be part of something like a historical tie like this. I think that should be the spirit. हाँ जी, and अल्लाह करे इंशाल्लाह पाकिस्तान gets the win also. Let's see. So we are almost हमारा टाइम खत्म हो गया. Anything else that you like to say? बहुत सारी ऑडियंस इंडिया में भी आपको देख रही है. They do watch, तो उनको भी कुछ कहना चाहिए? Anything that you like to say? फोर्स करें अपनी फेडरेशन को और स्पेशली मोदी साहब को कि जो एंटी पाकिस्तान उनका नैरेटिव है उसको चेंज कर लें, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स। एंड आपकी प्रेजेंस से फायदा उठाते हुए देयर आर लॉट्स ऑफ यंगर पीपल जो कि आपको देखते हैं, आइडियलाइज करते हैं टेनिस के लिए। We host them, उनको अपने सारी मेहमान नवाजी दिखाएं हमको, and they take good memories अच्छे खाने खिलाएं उनको। हाँ जी बिल्कुल, and इंशाल्लाह I think it's going to be an unbelievable event। I would ask MS धोनी, अभी उन्होंने कहा कि अच्छे खाने खाने तो पाकिस्तान तो हम मौका दे रहे हैं, आगे आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच साहब, बहुत शुक्रिया। गुड लक फॉर द डेविस कप जी। डेविस कप की मेजबानी करने जा रहे हैं पाकिस्तान 3rd and 4th फरवरी को इस्लामाबाद में होने वाले, तो वो तमाम लोग जो टेनिस को फॉलो करते हैं, आप उसको देखने का शौक रखते हैं, डू सपोर्ट। आपकी टीम खेलने जा रही है, इंटरनेशनल टीम्स आ रही है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमने सोचा कि आज हम इस हवाले से बात करें। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपकी मुलाकात हम एक्सप्रेसो हीरो से करवाएंगे, और आपकी मुलाकात भावलपुर की जुनैरा खान से करवाएंगे, जिन्होंने नई तारीख रकम की है और इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी स्टडीज में बरतानिया से मास्टर्स किया है। और सर जंग से पहले और इसके बाद के दौर में जो इंटेलिजेंस है, इसमें खवातीन के किरदार पर काम करने वाली पहली जनूबी एशियाई खातून बन गई हैं। बरतानवी रॉयल एयरफोर्स के साथ और वजारत दिफा के साथ भी काम कर चुकी हैं। मौजूदा दौर में जी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी पर कंसल्टेंसी और दीगर चीज़ों के बारे में खवातीन को अवेयरनेस होना कितना ज़रूरी है, आज हमने सोचा कि इस हवाले से बात की जाए। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे आमतौर पर बात नहीं होती, इंटेलिजेंस या सिक्योरिटी सर्विसेज के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो इसी के लिए जुनैरा खान हमें ज्वाइन कर रही है। बिल्कुल, शी इज एन इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट लाइव राइट नाउ विद अस ऑल द वे फ्रॉम यूके। उनसे हम बात करते हैं। जुनैरा, वेलकम टू एक्सप्रेसो एंड गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत एजाज़ की बात है हमारे लिए कि आप जैसी यंगस्टर्स जो पाकिस्तानी हैं और दुनिया भर के अंदर अपने आप को मनवा रही हैं। सबसे पहले तो हमें इस करियर को ऑप्ट करने के हवाले से बताइए, ऐसा क्या था जिसने आपको इंस्पायर किया कि आप इस करियर को ऑप्ट करें और इस जाने पाएँ? जहाँ तक इसकी सिलेक्शन की बात है, क्योंकि मेरा पहले जो बैकग्राउंड था वो था डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में, तो ये उसको कहीं ना कहीं रिलेट करता था, सिक्योरिटी रिलेटेड एंड डिफेंस रिलेटेड। सो व्हेन आई चोज टू ऑप्ट फॉर मास्टर्स, सो ये सब्जेक्ट ऑब्वियसली मेरे सामने आया एंड आई जस्ट लुक्ड इनटू इट इन डिटेल एंड इट एक्चुअली यू नो एक्साइटेड मी कि इसके जो प्रोस्पेक्ट्स थे फर्दर। देन मैंने इसमें फर्दर भी जब रिसर्च की तो इसमें वुमेन का जो था एक रोल, ऑब्वियसली हमारे मुल्क में कम लड़कियां, कम लोगों ने ऑप्ट किया होगा इसको, तो देन आई जस्ट मूव्ड अहेड विद दैट।
Great, great. ठीक हो गया ज़ुनैरा। ऑब्वियसली हम पाकिस्तान में भी अगर बात करते हैं और अवेयरनेस की, जहां आपने खुद भी बात की है, इंटेलिजेंस को लेके, सिक्योरिटी को लेके पाकिस्तान में इन स्टडीज़ के अलावा वैसे भी इतना ज़्यादा जो कह लें आप अवेयरनेस या इस तरह से बात नहीं होती है। व्हाट डू यू थिंक कि आपकी जो स्टडीज़ हैं ये कितनी हेल्पफुल हो सकती हैं इस हवाले से कि लोग या ख़वातीन इस हवाले से बात तो करें? इसकी अवेयरनेस क्योंकि मुल्क में पाकिस्तान जैसे मुल्क में और स्पेशली साउथ एशिया के अंदर एक्सेप्ट इंडिया किसी भी मुल्क के अंदर नहीं पढ़ाया जा रहा है ये वाला सब्जेक्ट, एंड इंडिया में भी लिमिटेड है ये। तो अवेयरनेस इसकी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सिक्योरिटी रिलेटेड है। अनलेस आपको इसकी अवेयरनेस नहीं होगी तो जो कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं वो आप रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये इसी तरह से है कि आपने एक डॉक्टर बनना है, वो डॉक्टरी ना पढ़े, वो मेडिसिन ना पढ़े, वो जंप इन कर दे मेडिसिन के अंदर, तो इट्स जस्ट लाइक दैट। आप हमारे मुल्क के अंदर स्पेशली वी जस्ट गेट इनटू एन एग्ज़ाम, हम एक एग्ज़ाम देते हैं और हम उसके अंदर रिक्रूट कर दिए जाते हैं विदाउट नोइंग द डीप एंड डाउन उसका जो भी एक नॉलेज है उसके बगैर। इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सिक्योरिटी टर्म्स से भी रिलेटेड, जैसे कि पाकिस्तान और हमारा पूरा रीजन जो है वो टेररिज्म की वेव से लड़ता आया है 9/11 के बाद, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके ऊपर बात की जाए। और आप जैसे लोगों की फिर इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है इसमें। आपकी जो अपना पर्सनल टैलेंट है, आई मीन जो आपकी पर्सनैलिटी है टू बी अ गुड इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है ज़ुनैरा? और क्या आपके करिकुलम के अंदर उस साइड पे भी फोकस किया जाता है? आई मीन हैविंग अ गुड IQ, कॉमन सेंस का अच्छा होना, टू ग्रैस्प थिंग्स और फिर उनको आगे से एग्जीक्यूट करना अपने तरीके से। क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग हमने तो सिर्फ जो स्पाई मूवीज है उनके अंदर देखा है, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये क्वेश्चन करूँ, जेनेरिक क्वेश्चन, बट आप चूंकि थ्योरेटिकली पढ़ रही हैं, एक्सपर्ट हैं, बन रही हैं, तो आप उसको बेहतर तरीके से बता पाएंगे हमें। सो प्लीज इस हवाले से बताइए। ऑफ कोर्स आप जब ये सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं तो उसके अंदर आपकी एनालिटिकल स्किल्स पे काम किया जाता है, एंड देन यहाँ पर जो मैंने पढ़ा, यहाँ की स्टडीज इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको एनालिटिकल स्किल्स आप इनकलकेट की जाती हैं थ्रू आउट देयर जो एकेडमिक करियर होता है आपका, या आप जो भी टाइम स्पेन यहाँ पे गुजारते हैं, तो उसमें इट हेल्प्स यू। जो आपकी अपनी पर्सनैलिटी होती है, ऑब्वियसली आपका जो इंटरेस्ट होता है उस सब्जेक्ट के अंदर वो मैटर करता है, लेकिन आप जब उसके अंदर खुद होते हैं और बीइंग एन एनालिस्ट, इंटेलिजेंस एनालिस्ट या सिक्योरिटी एनालिस्ट, ऑब्वियसली व्हेन यू डू रीडिंग एंड व्हेन यू वर्क विद पीपल, सो वो फिर एनहांस होता जाता है। जहां तक रहा इसको फर्दर आपका ये जो एनहांस हो, मेरा एक सब्जेक्ट था हैकिंग फॉर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसमें मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ और रॉयल एयरफोर्स के साथ काम किया था सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोजेक्ट के ऊपर, और वो एक सब्जेक्ट है जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2016 में इंट्रोड्यूस करवाया था, और वो इस टाइम यूएस के अंदर 50 यूनिवर्सिटीज और यूके के अंदर 16 यूनिवर्सिटीज सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा रही हैं, और ऑस्ट्रेलिया में 4। सो ओवरऑल सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज में ये इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसके अंदर आप डायरेक्टली इंगेज करते हैं एक्सपर्ट्स के साथ, पॉलिसी मेकर्स के साथ, स्टूडेंट्स को, जो कि 10 वीक्स के अंदर आपको किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं। तो दिस वे आप सिर्फ थियोरेटिकल नहीं कर रहे होते हैं, आप फिर प्रैक्टिकल लेवल पे कर रहे होते हैं, जो कि एक्चुअली आपको एक्सपर्ट बनाता है। एक तो कोर एरियाज क्या हैं जिनके अंदर इस वक्त आप काम कर रही हैं, सिंस वी नो कि आप फीमेल्स का जो रोल रहा है, विमेन का जो रोल रहा है इंटेलिजेंस फॉर द इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड इंटेलिजेंस इन पर्टिकुलर, उस पे कर रही हैं। दूसरा ये कि पाकिस्तान को आप कैसे रेट करती हैं इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस रेटिंग्स एंड रैंकिंग्स, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत टफ मुल्क है इस लिहाज से, और हमारी एजेंसीज बड़ी चैलेंजिंग काम कर रही होती हैं एट द सेम टाइम, मुख्तलिफ किस्म के सीन एंड अनसीन काइंड ऑफ एनिमीज वी हैव, नोन एंड अननोन काइंड ऑफ। तो आप इसको कैसे रेट करती हैं बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंटेलिजेंस? रेट इस तरह से है कि पाकिस्तान ने बहुत कॉम्प्लेक्स जो सिक्योरिटी थ्रेट्स है उनको काउंटर किया है, और लेकिन हमारा डायलेमा ये है कि वो फोर फ्रंट पर नहीं आया कभी भी। हमने कंजर्वेटिव अप्रोच रखी ड्यू टू सिक्योरिटी इश्यूज, हमने कभी भी वो आर्काइव्स रिलीज ही नहीं किए, जबकि अगर हम कुछ ममालिक हैं जैसे यूएस, यूके, इसराइल, फ्रांस, जापान, इनका अगर हम रोमानिया, इसका एनालिसिस करें तो वी गेट टू नो कि आफ्टर सर्टेन टाइम लाइक 75 ईयर्स, 100 ईयर्स और 25 ईयर्स के टाइम स्पेन के बाद वो अपने आर्काइव्स रिलीज कर देते हैं जस्ट फॉर द पब्लिक नॉलेज। ये हमने कभी पाकिस्तान के अंदर नहीं सुना। आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरह से काम करती हैं ये पब्लिक नॉलेज में इसलिए जरूरी है दैट दे शुड नो दैट व्हाट हीरोज आर डूइंग बिहाइंड द सीन्स, राइट? तो एक तो ये हो गया, और दूसरा ये कि
पाकिस्तान क्योंकि काउंटर कर रहा है इन चीज़ों को, तो आई थिंक इट शुड बी देयर, इट शुड बी यू नो द कोर ऑफ आवर पॉलिसी मेकिंग के ये आना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि व्हाट वी आर डूइंग बिहाइंड द सीन्स। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जी आप कंप्लीट कीजिएगा अपनी बात। फिर जहाँ तक वुमेन से रिलेटेड आ गया, मेरा जो डिसर्टेशन थी वो तो इस पर थी। मैंने काम किया है हाउ नॉन स्टेट एक्टर्स आर शेयरिंग स्पेस, इंटेलिजेंस स्पेस विद स्टेट एक्टर्स। अब नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो भी इंटेलिजेंस की जो स्पेस है वो शेयर कर रहे हैं स्टेट एक्टर्स के साथ। इस पर भी मैंने काम किया, इस पर भी मेरा पेपर पब्लिश्ड है। उसमें ये है कि नाउ इट्स नॉट ट्रेडिशनल थिंग कि जो स्टेट से यूज कर सकती है इंटेलिजेंस को। हमें थ्रेट है नॉन स्टेट एक्टर्स से, और उनके पास सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो इंटेलिजेंस है वो यूज करें, जिसका कॉन्सेप्ट हम ले सकते हैं 313 से अफगानिस्तान से। यस, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच। ज़रा खान हमारे साथ मौजूद थी, इंटेलिजेंस सिक्योर बड़ा दिलचस्प टॉपिक है जी, और बहुत मजे बड़ी का टॉपिक है। अच्छी उन्होंने बातें की हैं कि इंटेलिजेंस पब्लिक इनकी रिसाइसली होनी चाहिए कि हमारे हीरोज किस तरह से काम करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जुनैरा सर ने आपकी मुलाकात करवाई, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। सेगमेंट दिखाते हैं आपको सफर शर्त, और आज वकार अहमद मलिक साहब मारवी सुमरो साहिबा से गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या बात हो रही है, देखिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र शर्त। और आज से कुछ अर्सा पहले एक कालम लिखा था, उसका उन्वान था कि मारवी सुमरो हुंजा में क्यों पढ़ाती है। और आज इस जगह पे जहाँ पे मारवी सुमरो हैं, इस जगह उनको देख के ये वो जगह है जहाँ पे ये जितने भी लोग काडो के हैं, ये जब रिलैक्स करने के लिए आते हैं तो ये वो जगह है जो उन्होंने रिलैक्स करने के लिए बनाई हुई है। इस जगह को देखने के बाद मैं अब एक और कालम लिखना चाहता हूँ कि आखिर मारवी सुमरो हुंजा में रहती ही क्यों है, मतलब फीलिंग जेलस। तो थैंक यू मारवी, बहुत शुक्रिया, बहुत से बाद मुलाकात हुई। ये बताइए कि ये जगह क्या है, मतलब ये रिलैक्स करने के लिए काडो में, मतलब आप लोग जब थक जाते हैं तो यहाँ पे बैठते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आपको आई थिंक काडो की टीम ने जिस तरह बताया होगा कि इस जगह का नाम इन्होंने द लूप रखा है। अच्छा। तो द लूप जो है एक बड़ी मज़े की एक कलरफुल स्पेस है जिसमें यू गेट अ वेरी नाइस व्यू। तो अगर आप अपने बिकॉज हुंजा में रहते हुए एक बड़ी सी बिल्डिंग में काम करना जहाँ पे अक्सर आपको व्यूज़ ना मिले, वो थोड़ा सा टायरिंग और very different to what you expect from working in Hunza हो जाता है। Okay. तो this space in this building sort of brings back that taste and flavor of Hunza for you। कि आप कुछ नज़ारे देखते हैं, कुछ colourful space में आप interact करते हैं locals के साथ, people who are from outside Hunza who don't belong here, don't live here long term। So it is a relaxing / workspace। मतलब इस वक्त जहाँ मैं बैठा हूँ सामने ऑटम कलर्स हैं, उधर स्पंतिक है, फिर दुरान का, फिर राका पोशी सामने है, वो नीचे हैं बादल। अभी इतनी खूबसूरत जगह पे आप रहती हैं और आप काम करती हैं। और अभी आप थोड़ी देर पहले मुझे एक जगह दिखा रही थी, वो थी टेक सहेली। ये आपका आइडिया था, मतलब ये क्या आइडिया? बिल्कुल। सो वकार टेक सहेलीज जो एक इनिशिएटिव है जो हम लोगों ने इस साल मई में लॉन्च किया है। और पिछले साल हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसको हम अपना गर्ल एम्पावरमेंट प्रोग्राम कहते हैं। हमारे गर्ल एम्पावरमेंट प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हमने सोचा कि यार किसी भी एनजीओ की तरह कोई ग्रांट मिला है और काम शुरू कर दिया के बजाय थोड़ा सा रिसर्च करते हैं, ग्राउंड कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करते हैं कि लड़कियां एक्चुअली अपनी एम्पावरमेंट के लिए चाहती क्या है। ठीक है। तो हमने एक रिसर्च स्टडी कंडक्ट की जिसमें हमने ऑलमोस्ट 250 से 300 लड़कियों से बात की, यहाँ पे भी और विज़िट डिस्ट्रिक्ट में भी। और हमें ये पता चला कि लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए हुंजा रीजन में जहाँ पे वैसे बहुत प्रोग्रेशन है, माइंडसेट जो है लड़कियों को एजुकेशन के लिए फेवर करता है, फिर आखिर उनकी एम्पावरमेंट के लिए चाहिए क्या, तो पता चला कि फाइनेंशियल एम्पावरमेंट इज समथिंग, या फाइनेंशियल लिमिटेशन इज समथिंग जो लड़कियों को आगे बढ़ने से रोकता है इस रीजन में। तो उस फाइंडिंग को, उस गैप को हम लोगों ने ट्रांसलेट किया इन द फॉर्म ऑफ टेक सहेलीज। ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत आइडिया, बड़ी ज़बरदस्त वर्किंग इन्वायरमेंट है। एक सवाल मारवी जो आपसे पूछा जा सकता है एक्चुअली, और किसी से पूछा नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे जो लोकल हैं वो हमारे जो रेस्ट ऑफ पाकिस्तान है, या जिसको अमूमी तौर पे हम नीचे कहते हैं, तो उसके जो डायनामिक्स हैं या उनकी मामलात हैं उनसे वाकिफ़ नहीं है।
तो आप क्योंकि उधर ही से आई हैं तो उन मामलात से आप बहुत बखूबी वाकिफ़ हैं। हुंज़ा में आपको बहुत अरसा हो गया यहाँ पे, आपका चुपुरसा में स्कूल भी है, आपने चुपुरसा में स्कूल भी खोला है, बहुत सारे आपके कमाल प्रोजेक्ट्स हैं और कमाल। तो आप ये बताइए कि जब आप हुंज़ा में होते हैं, मैंने जब कॉलम ही लिखा था कि आखिर मारवी सोमरो हुंज़ा में क्यों पढ़ाती है, तो अब मैं याद हो तो उस आर्टिकल में लिखा था क्योंकि हुंज़ा एक ऐसी इन्वायरमेंट देता है जो आपको क्रिएटिव, आपका जो आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं उनको एक्सप्लोर करने का या उनको एक्सरसाइज करने का आपको मुकम्मल आपको आज़ादी होती है। लेकिन अगेन मेरे ज़हन में ये सवाल आता है कि यहाँ पे बहुत सारे आइडियाज़ हैं, डिसेबल्ड पर्सन को इस तरह रखा गया है, उनसे काम, उनको माशरे पे बोझ नहीं है, बहुत सारे और आइडिया नीचे हम क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। मेरे ताल्लुक भी गाँव से है, आई नो कि मैं नहीं कर पाऊँगा, वाई आपकी नज़र में क्या वजह है, क्या हम क्यों नहीं कर पाते नीचे? आई थिंक इट्स अबाउट हैविंग अ कम्युनिटी। ओके, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। ठीक है। हुंज़ा इज़ अ कम्युनिटी, और इस कम्युनिटी में एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट, एक आगे बढ़ने का जो माइंडसेट है वो एक ऐसी फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जो पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में हमें क्रिएट करने में बहुत एफर्ट लगती है। और अगर हम उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करने की तरफ चले जाएं तो वो इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टास्क है। सो फर्स्ट यू हैव टू डू दैट टास्क, प्रीलिमिनरी टास्क, उसके बाद यू हैव टू कम टू योर एक्चुअल टास्क which is either working in education, health, empowerment or any other sector. So I think it's that sense of community कि हुंज़ा में रहने वाले लोग हुंज़ा को किस तरह से देखते हैं, हुंज़ा की हिस्ट्री को किस तरह से जानते हैं, अपने आप को किस तरह से देखते हैं और अपने अंदर आगे बढ़ने की ख्वाहिश हमेशा रखते हैं। एंड और दूसरा एक चीज़ मैं आइडेंटिफाई ये भी करना चाहूँगी बकार कि मुझे नॉन प्रॉफिट सेक्टर में काम करते हुए मुझे ये भी लगता है कि यहाँ पे जिन नॉन प्रॉफिट्स ने काम किया है उन्होंने बहुत ग्राउंड कॉन्टेक्स्ट और कम्युनिटी को सेंसिटिवली ट्रीट किया है। ठीक है, ठीक है। हम डाउन के हम इंटीरियर पंजाब में, इंटीरियर सिंध में देखते हैं बहुत सी NGOs काम कर रही हैं, लेकिन क्योंकि उनका एक कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच कहीं ना कहीं मिसिंग नजर आता है। डिस्टेंस है, बिल्कुल फासला है, बिल्कुल सही है, वो उन चीज़ों को उस तरह। फिर एक और चीज़ जिससे आप एग्री करें शायद कि मुझे ऐसा लगता है जैसे वहाँ पे जो क्लस्टर्स हैं या जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, रिलीजियसली या पोलिटिकली या कास्ट सिस्टम, या इन तमाम जो ग्रुप्स या क्लस्टर्स हैं इनको हम बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं और जिसकी वजह से हम जिस इत्तेहाद या कम्युनिटी का जो आप कह रही हैं वो तस्वुर शायद वहाँ पे थोड़ा कम है। मतलब यहाँ पे मेरा ख्याल है कि हुंज़ा में अगर कोई बंदा उठे और वो कहे कि फ़लाँ जगह पे हमने डस्टबिन्स लगाने, तो एवरीबडी जो बाकी लोग बैठे होंगे वो कंट्रीब्यूट करेंगे और वो उस आइडिया को अप्रिशिएट करेंगे। बट आई डोंट थिंक कि बहुत सारी और जगहों पे अगर कोई बंदा इस तरह उठे तो 3-4 और बंदे एतराज़ करने वाले उठ जाएंगे। बिल्कुल। तो इस तरह का शायद यहाँ पे वो भी है ना कि अच्छे काम में कि एक इत्तेहाद और वो चीज़ है ये इकट्ठे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जिस तरह आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि वो हुंज़ा का जो सोशो रिलीजियस और उस तरह के डायनामिक्स है वो भी बहुत फैक्टर प्ले करते हैं, क्योंकि हम अब गिज़र की तरफ काम कर रहे हैं तो हम वहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट देखते हैं। ठीक है। लोग बहुत सिमिलर हैं, हिस्ट्रीज यहाँ एंसेस्ट्री, लेकिन कुछ वो सोशो रिलीजियो पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से ये ज़रूर होता है कि कोई काम आप उतना इजीली नहीं कर पाते जितना इजीली आई थिंक आप हुंज़ा में कर सकते हैं। मैं भी आप जिस जगह पे बैठी हैं तो यहाँ पे मेरे जैसा बंदा जो है वो फौरी तौर पे उसके ज़हन में आता है कि यहाँ पे एक अच्छा नावल तहरीर किया जा सकता है, फिक्शन का भी बड़ा अच्छा काम हो सकता है। आपका कभी उस तरफ नहीं गया? 6-7 साल पहले जब नौकरी शौकरी छोड़ के हम हुंज़ा शिफ्ट हुई थी मैं, तो यही सोचा था कि कुछ इंग्लिश पढ़ाएंगे, फारिग वक्त मिलेगा तो अपने लिए भी लिखेंगे। बट ओवर द इयर्स कम्युनिटी से बहुत मोहब्बत मिली, उनकी तरफ से बहुत कुछ बहुत सारी चीज़ें आस्क की फॉर्म में भी आई। अब वो आस्क जो है ना वो मेरी ज़ात से बड़ी हो गई है, तो इसलिए अपने लिए वक्त कम मिलता है और मेरे इदारा जो बनाया है उसके लिए वक्त ज़्यादा जाता है, लेकिन इरादा ज़रूर है इंशाल्लाह। आप मरवी यहाँ पे अपना घर है आपका, इधर रहती हैं? जी। और हस्बैंड भी इधर ही? वो आर्टिस्ट हैं? हस्बैंड आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल। NCA लाहौर से उन्होंने अपना स्कल्पचर में अपनी डिग्री की थी। ठीक है। और अब फिर वो शहर छोड़ के वापस अपनी कम्युनिटी के लिए काम करने आए थे कि यहाँ आर्ट प्रोड्यूस किया जाए। आर्टिस्ट जो है वो एक फ्री माइंड, आज़ाद, क्या कहते हैं वो, एक उसके अंदर होता है कि वो आज़ादी चाहता है और वो एक फ्री रहना चाहता है, आर्टिस्ट हुआ। तो शादी के बाद भी वो फ्री आज़ाद ही हैं या आपने उनको कोई ये हुआ है?
नहीं, आई थिंक कि हम दोनों ने दोनों की आज़ादी को तरजीह देने का तरीका इख्तियार किया है। बिल्कुल ज़बरदस्त। आपका अपने घर में ये टिपिकल हुंज़ई घर है जिसमें फूल होते हैं और ये खूबसूरत वो जो अच्छा सा सेन है और ऐसा सब कुछ? नहीं, फिलहाल हम हुंज़ा में एक रेंटेड हाउस रह रहे हैं, तो और हमने उसको वो कुछ बीच का ब्लेंड लगता है, उसमें मेरा शहरी एलिमेंट भी आता है और मेरे हस्बैंड का ट्रेडिशनल एलिमेंट भी आता है। मार्वी, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया और फिर भी इंशाल्लाह चक्कर लगता रहेगा, आपसे मुलाकात होती रहेगी इंशाल्लाह। आपने बहुत कंट्रीब्यूट किया हुंज़ा में, और डेफिनेटली अगेन मैं यही कहूँगा कि हुंज़ा में बहुत सारे लोग जो नीचे से आए उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। शायद उसकी वजह यह है कि हुंज़ा आपको एक ऐसी स्पेस देता है, एक ऐसी इन्वायरमेंट देता है जहाँ पे आप वो सारे काम जो हैं, जो आपके आइडियाज़ होते हैं, जो अच्छे आइडियाज़ होते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब कतन ये नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता, ये हो सकता है। और फिर जो इनिशियली होता है कि ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ या मंसूबे जो होते हैं उन पर पहले पेपर वर्क चाहिए होता है, बहुत सारा ऐसा काम चाहिए होता है, वो तमाम काम यहाँ पे हुआ है। मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ पे आएँ। सियाहत का मकसद ये नहीं होता कि आप किसी होटल में ठहरें और दरिया देखें और पहाड़ देखें और चले जाएँ। असल चीज़ ये है कि आप यहाँ की कम्युनिटी के अंदर जाएँ, काडो को विज़िट करें ना। आप क्यों नहीं आते, काडो को क्यों नहीं विज़िट करते? यहाँ पे देखें कैसे आइडियाज़ हैं। ये लोग जो हैं वो आपको वो तमाम पेपर वर्क भी देने को तैयार हो जाएंगे कि किस तरीके से कोई भी आइडिया जो है हमने कैसे इम्प्लीमेंट किया है और उसकी जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट किस तरह बनाई, सब कुछ है। आप जाएँ अपने वापस गाँव में, आप अपने इलाकों में जाएँ और वहाँ पर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, ताकि हम पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा सा हुंज़ा देखें, एक बहुत बड़ा सा पशु देखें। देखते रहिए सफ़र-ए-शर्त। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। सुबह से हम क्रिकेट या दीगर स्पोर्ट्स की बात करें, लेकिन एक स्पोर्ट्स जिसको आज हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते वो है सियासत का। कभी भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सियासी सूरत हाल की बात करेंगे जी। मुल्क में जो इंतखाबी मैच है वो खेलने के लिए तमाम सियासी जमातें अपने अपने प्लेयर्स सेलेक्ट कर रही हैं, लेकिन पीटीआई वो वाहिद जमात है जिसे ये भी मालूम नहीं है कि वो ये मैच खेलेंगे किस चीज से, खेलेंगे भी कि नहीं। ये भी एक बात है कि पीटीआई के पास इंतखाबी निशान होगा भी या नहीं। गुज़िश्ता रोज जी पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक जो इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त थी वो मंजूर करके हुक्म इम्तना वापस ले लिया और इस तरह पीटीआई से जो बल्ला है एक बार फिर छिन गया। इस फैसले पर रद्दमल देते हुए पीटीआई के जो चेयरमैन है गौहर खान साहब, उन्होंने कहा कि फैसला इलेक्शन कमीशन के जानिबदार होने की सबसे बड़ी निशानी है। पीटीआई से बल्ला वापस लेना बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप हमसे हमारी जीत नहीं ले सकते। आपने करप्शन और हॉर्स ट्रेडिंग की बुनियाद रखी है। और साथ साथ उन्होंने ये भी सवाल किया कि 80% सपोर्ट वाली पार्टी बाहर और 20% वाली पार्लियामेंट में हो तो क्या तरक्की होगी। रजिस्ट्रार गौहर साहब की स्टेटमेंट्स तो बड़ी क्या कहना चाहिए, कारी हैं। बल्ले के निशान के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का इंदिया भी उन्होंने दे दिया, इनफैक्ट ऐलान ही कर दिया। और क्या बल्ला पीटीआई को मिल पाएगा या नहीं। दूसरी जानिब इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पीपल्स पार्टी की सीईसी के हवाले से है, जिसका कल लाहौर के अंदर इजलास हुआ और उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बतौर वजीर आजम उम्मीदवार नामजद कर दिया गया है। और इसके साथ साथ उन्होंने नून लीग और पीटीआई को अशराफिया की जमातें भी करार दिया। सो पीपल्स पार्टी का वोटर जो कंफ्यूज था कि हु इज गोइंग टू लीड, तो बिलावल इज गोइंग टू लीड, आई मीन उनको वजीर आजम का कैंडिडेट बना दिया गया है बाकायदा तौर पर। सो देखना यह है कि अब यहाँ पे क्या रिजल्ट्स आते हैं। हमने पिछले कुछ अर्से से एक सिलसिला शुरू किया है, मुख्तलिफ हल्कों में जाकर हम जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे मसाइल क्या हैं, लोग किन मसाइल की बेस पे अपना पॉलिटिकल फ्यूचर दे। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर हमने आज भी एक हल्के का इंतखाब किया है, बताएंगे नहीं कौन सा है। सिकंदर भट्ट साहब आज लाहौर के किस हल्के में हैं और वहाँ पे लोगों के क्या मसाइल हैं उनका अहाता कर रहे हैं, ये तो हम कर ही सकते हैं कम अज़ कम। तो देखते हैं सिकंदर भट्ट साहब आज क्या बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेसो की सुबह तड़के तड़के मैं हूं सिकंदर भट्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर के हल्का NA 105 में। यहां पर हम करेंगे बात आवाम के साथ और जानेंगे इलाके के मसाइल। मेरे साथ रहिएगा। अदाद शुमार के मुताबिक ये हल्का भी लाहौर के गुंजान तरीन हल्कों में शुमार होता है। 9.25 लाख के करीब इस हल्के में रहने वाले लोगों की आबादी है। सर, आप यहाँ पर कितने अरसे से रह रहे हैं? 50 साल से।
ये जी 19 सेंचुरी कर चुके हैं मकामी इलाके में। ये बताएं, अब आपसे वोट मांगने लीडर्स ने आना है, आप उनको पहला मुतालबा क्या करेंगे अपने हल्के के मसाइल के? हमने वोट देना ही नहीं है, इनमें से कोई लीडर इस काबिल नहीं है जो पाकिस्तान को स्टैंड कर सके। मायूस क्यों है? बस ये इनमें से कोई भी इस काबिल नहीं है। जो काबिल लोग हैं वो आगे आते नहीं है, ना उनको आने देते। न तीर उठेगा न तलवार इनसे, ये हाथ हमारे आजमाए हुए हैं। जी बिल्कुल। वैसे ओवरऑल अगर आप एक बुजुर्ग की हैसियत से निशात की बात करना चाहें तो आपको निशात कॉलोनी के हल्के का सबसे बड़ा अवामी मसला क्या लगता है? निशात में पूरे मुल्क में मसले ही मसले हैं, पूरा मुल्क मसाइल में घिरा हुआ है। इशराफिया अपने बस काम में लगी हुई है, बाकी उनको क्या, गरीबों से क्या है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। ये मैं नहीं, ये 50 साल का तजुर्बा बोल रहा है। मुझे ये बताएं, आपके इलाके के कौन से ऐसे मसाइल थे अभी हल होने वाले हैं? इस वक्त जो है ना मामला सिर्फ सियासी लेवल का रह गया है। काम सिर्फ खास दिनों में होते हैं, जब जैसे कि करीब इलेक्शन करीब 8 फरवरी को इलेक्शन है, तो इन दिनों में काम को जरा दिखाएंगे। सड़कें भी बनेंगी, गलियां भी बनेंगी। इन दोनों गलियों में काम हो रहे हैं, कुछ गलियां बनी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने फिर कहूँगा कि अब बनी है। ये पीछे 4-5 साल ऐसे ही खामोशी थी, कोई काम नहीं था। अब अपने मसाइल खुद हल कर रहे हैं। हमारे गली में खुद मसाइल था, गली नंबर 3 में खुद दरखास्त डाली है मैंने लिख कर, फिर भी कोई काम नहीं हुआ। फिर दोबारा दरखास्त डाली, फिर कोई काम नहीं हुआ, मतलब हुआ ही नहीं। तो फिर आप ये बताएं कि जब इस इतनी खुद भी अवाम दरखास्तें मोहल्ले की सब साइन करवा कर, सबसे मैंने साइन करवा कर दरखास्त डाली, एक बार नहीं 2 बार, काम नहीं हुआ। तो मेरे बताने का मकसद है उसको दरखास्त को फॉलो अप भी नहीं किया उन्होंने और काम भी नहीं किया। इलेक्शंस आ रहे हैं, आप क्या डिमांड करेंगे लीडर को कि हमारा कौन सा काम करे? हम कोई भी नहीं डिमांड करते, वो हमारे मुल्क को अच्छा कर दे, हमें यही चाहिए बस। थैंक यू। आप क्या डिमांड करेंगे अभी? सर यहाँ पे कोई कुछ नहीं करता, जो करते हैं हम खुद करते हैं, खुद मेहनत करते हैं, खुद घर चलाते, कोई सरबराह कुछ नहीं कर सकता। नहीं, यहाँ पर तो पहली दफा इलेक्शन तो नहीं ना हो रहा है, यहाँ पर तो कई साल से हो रहा है। कई साल से हो रहा है, लेकिन कई साल से मुल्क जो है वो मजीद गिरता ही चला जा रहा है, चाहे नवाज शरीफ हो, कोई भी हो सरबराह। लेकिन हम गरीब ने तो खुद मेहनत करनी है, खुद अपना घर चलाना है। गरीब की दाद रसी किसी ने नहीं की। नहीं, आज तक किसी ने नहीं की, और इंशाल्लाह आगे भी इनसे उम्मीद नहीं कि कुछ करेंगे। आपको निशात कॉलोनी का सबसे बड़ा मसला क्या नजर आता है? आप जाके हर गली में देख ले, गटर बंद है, गलियां टूटी फूटी है, कोई नोटिस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप बोर्ड वालों को एप्लीकेशन नहीं देते? सब कुछ दिया है, तो क्यों नहीं होता फिर आपका काम? यही तो हमारे मुल्क के सरबराह खराब है। मैं उनको नहीं कहती, मैं कहती हूँ हमारे मुल्क के सरबराह खराब है बस। यानी वो प्रॉमिस करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, पूरा नहीं करते, और आज तक कोई प्रॉमिस उन्होंने पूरा किया भी नहीं है। अब आप आने वाले इंतखाबात में क्या उम्मीदें रखती हैं? कुछ भी नहीं, जैसे पिछलों से उम्मीदें रखी थी पानी पड़ के, ऐसे ही अब इनसे भी रखी जाएगी। इलेक्शंस 8 फरवरी को हैं, तो आपको क्या उम्मीद है कि आपके उम्मीदवार आपके लोकल इलाके की क्या मसाइल हैं जो हल करें? लोकल इलाके के मसाइल जी, यहाँ पर हमारे सबसे ज़्यादा जो मसला है ना, ये है पानी का। पानी यहाँ पर जौन सा है ना, एक तो पानी की टाइमिंग है, दूसरा आए दिन पानी के जो ट्यूबवेल लगे ना वो बहुत ज़्यादा फासले में, जिसकी वजह से घरों में पानी नहीं आता। पानी के अलावा हमारे बाज़ार में ये है, आपके सामने निशात बाज़ार है, बाज़ार में ये सबसे ज़्यादा मसला है ये तजावज़ात का। ये जो नजायज़ हर किसी दुकान के आगे बाहर किन लोगों ने लगाया हुआ है, और ये रेडी वाले ख़ासतौर पे यहाँ तो इनको प्रॉपर एक जगह दी जाए, एक जगह मुख्तस की जाए जहाँ पे ये सब इनका भी रोज़गार डिस्टर्ब ना हो, अपना वहाँ पे ये रोज़गार लगाएं और किसी किस्म की इनको प्रॉब्लम ना हो। कोई कुछ नहीं करता, बस सारे बातें ही करते हैं, इसीलिए मैं वोट नहीं दूंगी। लंबी लंबी तकरीरें करते हैं लीडर। हाँ, बस यही है और कुछ नहीं है। आप निशात में कितने अर्से से रह रही हैं? बचपन से यहीं की पैदा हुई। आपने कितने को उम्मीदवारों को यहाँ पर आते देखा? बहुत ज्यादा को वादे किए उन्होंने, बहुत ज्यादा वादे किए, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। उनमें से वादा कोई बुरा नहीं हुआ? कुछ भी नहीं, बस बातें ही हैं, बातें ही करते हैं, बातें करके चले जाते हैं। जी, इनका भी यही मानना है कि यहाँ पर इलेक्शंस की जैसे ही फिजा बनती है, एक वेव सी आती है कामों की, 5-10 काम शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही इलेक्शंस ख़त्म होते हैं तो वो काम वहीं पर बंद हो जाते हैं। सर, इलेक्शंस आ रहे हैं आगे। जी जी। तो आप कैंडिडेट से क्या मुतालबा करेंगे कि आपके हल्के का सबसे बड़ा मसला क्या है? हमारे जो गलियों का ज़्यादा मसला है, बना बनू रहे नहीं है, सीवरेज का बड़ा निज़ाम यहाँ पे ख़राब हुआ है। जो भी आता लारा दे के चला जाता है जी हम करवाएंगे, जी करवाते को तो है नहीं है। 2 गलियाँ बनाएंगे, 4 गलियाँ वैसे ही छोड़ जाएंगे। जो भी आता है वो लारा दे के वोट ले जाता है, वोट ले जाता है, दोबारा आता है, फिर वो दोबारा नहीं आता, वो दोबारा ढूंढने से भी नहीं मिलता वो। ये
में एक तो सड़कों के मसाइल बहुत ज़्यादा है और ये सड़क जो है ना डबल रोड करें। देखिए सड़क क्रॉस करनी बहुत मुश्किल है। ये डबल रोड करने के लिए बड़ी दुकानें करानी पड़ जाएंगी। जो नाले वाली साइड है ना वो नाला बंद करे, वो बहुत यानी स्मेल आती है उधर से। आपके निशात कॉलोनी का आपको कौन सा मसला सबसे बड़ा लगता है जो एड्रेस होना चाहिए? सबसे मसला बड़ा तो ये कि गैस नहीं आती, ठीक है, और दूसरा ये कि पानी जो आता है गटरों वाला स्मेल वाला उसका मसला है। अब पुरानी लाइन चेंज नहीं की इन्होंने अभी तक? की है, फिर भी बीच में आता है जी। यहाँ पर भी वही है, गैस और पानी। मैंने वह दसो कि ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਗੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਦੋ ਮਸਲੇ ਇੰਨੇ ਕਿ ਸ਼ਦੀਦ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਾਣੀ 1 ਘੰਟਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। भाजी इलेक्शन आ रहा है, इलाके के किहड़े मसाइल ने जिहड़े तुसीं हल करवाना चाहते? गैस नहीं आती। अच्छा जी, हाँ जी। गैस की कोई टाइमिंग है? टाइम भी नहीं है, गैस आती नहीं भाई, हम तो सिलेंडर जला जला के थक गए हैं। कितने अर्से से ये प्रॉब्लम चल रही है? 3 साल हो गए तकरीबन, है ना भाजी शादियाँ? 3 से भी ज़्यादा हो गए हैं। हाँ जी, पहले हुमायूं अख्तर के बंदे आए थे, वो भी बना के लेके गए थे मूवी, जब भी नहीं गैस आई। जब उन्होंने वोट डलवाने थे जब भी नहीं गैस आई। इसके अलावा आपको क्या मसला नजर आता है? ये लोड शेडिंग हो रही थी ज़्यादा, आजकल तेज हो गई है। बिल्कुल ही गैस लगा के चूल्हे बंद है, इंडिया के पकाने से बैठे हुए हैं। ये जितने भी पीपल्स पार्टी के सपोर्टर और जितने भी ये पीपल्स पार्टी के MP MNA वगैरह पहले होते थे, इत्तेदाद हसन और वो सुलेमान तस्सीर वगैरह, उसके बाद नून लीग आई है, नून लीग का ये अपना ख्वाजा साद रफीक है, ठीक है। ये जनाब आते हैं लॉलीपॉप दुनिया मतलब इस सारी आवाम को देते हैं, लॉलीपॉप देने के बाद वो चले जाते हैं। जब इलेक्शन जीतते हैं उसके बाद ना इनको पता होता है आवाम कहाँ है कहाँ नहीं है, आवाम के मसाइल क्या है क्या नहीं है। निशात कॉलोनी में मैंने देखा बिजली की तारें आपस में बड़ी गुच्छम गुच्छा हुई हुई हैं, तो कभी बारिश के दिनों में या आंधी के दिनों में यहाँ पर स्पार्किंग वगैरह होती है? सब ट्रांसफार्मर वगैरह आपस में ब्लास्ट होते हैं जब भी स्पार्किंग वगैरह होती है। कई गलियाँ हैं जिनमें ब्लास्ट होते हैं, वो बाद में रेडी लेके आते हैं, रेडी ला के वो दूसरा ट्रांसफार्मर रख देते हैं, वो बाज़ 15-15 20-20 दिन वो खड़ी रहती है। तो भाई का कहना है कि यहाँ पर आंधी के दिनों में बिजली की तारें आपस में लगती हैं और ब्लास्ट होते हैं, उसके बाद बंद हो जाती है, एक रेडी ला के वापडा की ट्रांसफार्मर की खड़ी कर दी जाती है, वो रेडी बिजली तो चला देती है लेकिन रास्ता रोक देती है। निशात कॉलोनी में आपने कौन से इश्यूज देखे कि जिनके ऊपर लोगों ने सियासत की, वोट मांगे और बाद में वोट मसला भी हल नहीं हुआ? सबसे पहली चीज़ तो लोगों ने यही कहा कि हमारी गली बना दो, ठीक है। इसी ये इशू मैंने देखा है। और गली जो है वो हर साल मतलब हर 4 साल बाद मैंने उसको बनते ही देखा है, और फिर जैसे इलेक्शन करीब आते हैं तो वो किसी न किसी वजह से उसको तोड़ते हैं, तोड़ के दोबारा उसको बना देते हैं, लो जी गली बन गई। हम इस चीज़ से खुश हो जाते हैं। कहीं आपको शक तो नहीं हुआ कि ये गली बनती ही 4 साल के लिए, कभी अगले इलेक्शनों तक ये टूट जाएगी, दोबारा इसी पे वोट मांगने? उसमें मैं सरासर मैं उनको नहीं कहता कि जो लोग ये चाह रहे हैं, जो लोग बनाने के लिए आ रहे हैं, हम खुद उसके सबसे पहले हम खुद जिम्मेदार हैं। लोगों से ये पूछा कि इस हलके के मसाइल क्या हैं। मसाइल सीधा से हैं। कुछ लोगों ने गलियों के किनारे पर खड़े हुए कूड़े और गार्बेज के ढेर बताए, कुछ ने कहा कि यहाँ पर गैस नहीं आती, कुछ का मानना था कि यहाँ पर पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उम्मीद है कि आइंदा इलेक्शंस में जो नई क़यादत आएगी वो इन इश्यूज़ को हाईलाइट करके हल करेगी। तड़के से मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। हम इस उम्मीद के साथ कि हमारे साथ आप मौजूद हैं और सुबह का वक्त आपका हमारे साथ ठीक गुजर रहा है। वंस अगेन वी हैव एन आर्टिस्ट आपके साथ शेयर करने के लिए। गयास हैदर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, गाते हैं और हमने कहा कि हम चूँकि नई आवाज़ें आपसे मुतारिफ़ कराते रहते हैं तो हम गयास साहब का भी तारुफ आपसे कराएँ। ये ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस के अंदर गोल्ड मेडल्स भी जीत चुके हैं, एज़ पर हिम 4 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और व्हाट टाइप ऑफ म्यूज़िक ही डू, इनके प्लान्स क्या हैं, इस सारी सिचुएशन पे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि वो क्या इरादे रखते हैं म्यूज़िक को लेकर। इस वक्त गयास हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। वेलकम टू एक्सप्रेसो, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। कैसा चल रहा है आपका म्यूज़िक करियर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक चल रहा है। व्हाट टाइप ऑफ म्यूज़िक यू डू गयास? I started with classical, learning classical, but like very slowly I started transitioning into other genres like jazz, indie pop, और इस तरह से like
थोड़ा सा वेस्टर्न भी, थोड़ा सा इनोवेटिव भी, कि फ्यूजन जो भी। हाँ जो कुछ नया हो रहा है। तो आई रिसेंटली रिलीज माई सॉन्ग, इट वाज अ वेरी कल्चरल म्यूजिक और वेरी देसी सॉन्ग, लेकिन इंशाल्लाह अब कुछ इनोवेटिव करूँगा। तो ये बताएं कब से आपका सिंगिंग का ये जर्नी ये शुरू हुआ है और अब आपने प्रॉपर्ली सीख लिया है, अभी आप सीख रहे हैं? सीखता तो इंसान सारी ज़िंदगी ही है, लेकिन काफ़ी हद तक सीख चुका हूँ। मैं 7 साल का था जब से मैंने गाना। फैमिली में गा रहा है कोई, गाता है? फैमिली में मेरे नाना अबू को शौक था, वैसे तो ट्रेडिशन नहीं है इस तरह का, दूर दूर तक मेरी फैमिली में बुरा समझा जाता था म्यूज़िक को। अच्छा। तो आई फोर्ट फॉर दैट, लाइक थोड़ा सा मुझे लड़ना पड़ा शुरू में, लेकिन जब वो मेडल्स वगैरह आना शुरू हुए तो फिर वही रिश्तेदार भी कहने लगे कि ये हमारा ही बच्चा है। अच्छा, वो ऑन करना शुरू कर देते। हाँ बिल्कुल। कुछ सुनाइए ना जरा, पता चले लोगों को कि आप कैसा गाते हैं। मुझसे बोलना मोरा सैया जी, वाह, मुझसे बोलना मोरा सैया, मुझसे बोलना मोरा सैया, मुझसे बोलना। मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हारी रही मोरा सैया, मुझसे बोलना मोरा सैया, मुझसे बोलना। वाह, बहुत अच्छे। प्यार तुम्हें कितना करते हैं तुम ये समझ नहीं पाओगे, जब हम ना होंगे तो पहरे बार बोलो क्या तब आओगे मोरा सैया, मुझसे बोले। Very nice. You sing so well, माशाल्लाह। तो यही यूजुअल जॉनरा यही है जिसमें आप गाते हैं। हाँ। हाउ कम फैमिली में कोई नहीं गाता और आप इसमें इतनी जगह भी कह रहे हैं, लाइक प्रोफेशनल सिंगर्स, प्रोफेशनल सिंगर से मुराद प्रोफेशनल तो डेफिनेटली आप भी हैं, लेकिन जो लोग फैमिली से आते हैं ना, सीख के आते हैं। आई लर्न क्लासिकल, मैंने बहुत मेहनत की है। अच्छा, किससे सीखा आपने? हमारे स्कूल में इंस्ट्रक्टर थे शाम 84 घराने से, उस्ताद फैजान अली खान साहब। अच्छा। तो वो हमें लाइक क्लासिक्स भी देने आते थे, और उसके अलावा मेरे नाना अबू ने तो जिंदगी दी है इसको एज अ पैशन। ओके। तो क्लासिकल में ही वाज बेस्ट फ्रेंड ऑफ उस्ताद नुसरत अली खान साहब। अच्छा, ग्रेट ग्रेट। और बड़े बड़े लोगों में तो लाइक इसी तरह से लज हो गया, मतलब थोड़ा सा आगे कन्वे कर दिया मुझे। तो मुझे एक बहुत बड़ा सफ़र होता है जो एक सीखने वाला हो, मैंने कम अरसे में कर लिया। अच्छा, How old are you? आई एम 20। अच्छा, यू सो यंग, माशाल्लाह। तो ये बताएं, ये जो म्यूजिक है इसको आपने एज अ प्रोफेशन या परसू करना है, क्योंकि पढ़ाई भी है, जाहिर है दीगर चीज़ें भी हैं, एज यू सेड कि आपकी फैमिली में इतना अच्छा भी नहीं, अब तो ज़रा एक्सेप्टेंस आ गई है, आपने अच्छा गाना शुरू किया है, तो इसको कितना आपका इरादा है परसू करने का, अपने सिंगल्स रिलीज करने का? आई रिसेंटली रिलीज माई सिंगल। ओके। और आगे भी करूँगा, लाइक 100% दूंगा अपना। ओके। इज्जत तो अल्लाह की ज़ात देने वाली है, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट। और आप वैसे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं? जी, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं मैथ कम्युनिकेशंस कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। अच्छा अच्छा। तो आप अपना सॉन्ग ज़रा हमें सुनाइए, आप खुद, क्योंकि जो बड़े आर्टिस्ट को तो बहुत अच्छा गा रहे हैं आप, अपनी इंटेंट क्या है आपकी, व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक यू वांट टू डू, हम सुनना चाहेंगे। फॉर श्योर।
तुझको पाना ओ यारा, जीऊंगा मैं कैसे तेरे बिना, यूं बेसहारा। चन मैया जा तेरियां राह तक दे, चन मैया जा तेरियां राह तक दे, चन मैया जा तेरियां राह तक दे, चन मैया जा तेरियां राह तक दे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। आपकी अपनी कॉम्पोजिशन? जी मेरी अपनी। अच्छा, लिखते भी खुद हैं? जी बिल्कुल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। तो अब तक परफॉर्म कहाँ पे किया है so far? I performed like approximately 100 होने वाले हैं, इतने स्टेजेस पे मैंने परफॉर्म किया। अच्छा, ग्रेट। And I won more than 50 competitions on national and district level। और रिसेंटली सरीना सरंगी एक बहुत बड़ा कंपटीशन होता है पाकिस्तान का, और उसके ऑनलाइन ऑडिशंस वगैरह हुए थे, तो लाइक अबाउट 500 प्लस उसमें पार्टिसिपेंट्स थे, जिसमें से सिर्फ 5 सेलेक्ट हुए थे ईच सिटी से। और आई वाज फ्रॉम लाहौर, उनमें से भी फिर मैंने विन किया। तो काफ़ी स्ट्रगल किया। और व्हाट्स द ड्रीम? अभी तो इश्क इम्तिहान में, यू आर सो यंग माशाल्लाह, तो अभी तो वे टू गो। ड्रीम क्या है? टू बिकम अ स्टार। जबरदस्त। तो किसी ऐसे पाकिस्तानी सिंगर जिससे आप इंस्पिरेशन लेते हो, या जो आपको बहुत पसंद हो, जिसके गाने आपको बहुत पसंद हो? शफकत अमानत अली साहब, सजाद अली साहब। लेकिन इस दौर की बात की जाए तो बहुत यंगस्टर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। अब्दुल हनान, कैफी खलील बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत, क्योंकि ऑडियंस को इंगेज रखना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। तो ऐसा नहीं है कि हम सीखें और फिर हम यही कहें कि जी हमने जो सीखा है वो सुने आप, नहीं। एक्चुअली लोगों की पसंद के मुताबिक आपको करना पड़ता है। बिल्कुल, उनके सामने इस तरह का कुछ प्रेजेंट कर दें कि वो उनको भी समझ आ जाए, हमारा भी कन्वे हो जाए कि हमें कितना आता है। कैसा रिस्पांस रहा पहले गाने पे? इट वाज अनएक्सपेक्टेड, अच्छा रहा, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था। तो अभी वैसे सोशल मीडिया पे क्या रिस्पांस है? व्हेन यू सिंग, पोस्ट करते हैं अपने इंस्टा रील्स वगैरह? जी बिल्कुल, पोस्ट क्या रिस्पांस आता है? क्या कहते हैं लोग? यही कहते हैं कि आप करते रहें, और जितने फॉलोअर्स हैं उनका स्पेशल थैंक्स है, जो शुरू से और अभी तक मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। दे आर माय करेज। और ये आर्ट महज आर्ट ही है प्योरली, या फिर कहीं कोई किसी टूटे हुए दिल ने, किसी नाकाम मोहब्बत ने भी मदद की आवाज़ को और अंदाज को अच्छा होता है ना, टीनेज क्रश एंड टीनेज लव? नहीं, मैं शुरू से एक बहुत उदास सा बच्चा था, मतलब बच्चे जैसी शरारतें करते हैं, लेकिन मैंने कभी बचपन में भी शरारत आप इतने उदास क्यों हैं? आई डोंट नो। अभी भी हमें बहुत हम भी कोई गाना नहीं दिया था, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। मतलब मैं लिटरली मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस जोन में चली गई। कुछ ऐसा सुनाए हमें कि हमारी एनर्जी लेवल बहाल हो, हम भी एक्टिव हो, और हमारी उम्मीदें दोबारा से बढ़े कि नहीं, ठीक हो जाएगा सब कुछ। मैं आपको गजल सुनाता हूँ रंजिश ही से ही। जरूर। कुछ तो मेरे पिंदार मोहब्बत का भरम रख, कुछ तो मेरे पिंदार मोहब्बत का भरम रख, तू मुझे से तू मुझे से खफा है तो ज़माने के लिए जैसे सही दिल ही दुखाने के लिए
न आने के बहाने जैसे तुम आते हैं, न आने के बहाने चुपके से किसी रोज न जाने के लिए रंजशी सही वेरी नाइस, सो डीप। ऐसे ही किसी रोज न जाने के लिए, वाह 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 अहमद फराज साहब। तो जिन लोगों ने अभी आपको सुना, हमें बाकायदा लोग फीडबैक देते हैं, अगर कोई हल्का सिंगर आए ना तो फ़ौरन कह देते हैं कि ये मतलब मज़ा नहीं आया। तो आपको तो लोग सुन के डेफिनेटली अशश कर रहे होंगे कि क्या खूबसूरत गा रहे हैं आप। क्या कहना चाहेंगे जिन लोगों ने अभी आपको सुना या पहले सुनते हैं और अभी आपको फॉलो कर रहे हैं? एनीथिंग दैट यू लाइक टू से बीइंग एन आर्टिस्ट? आई वुड से कि जितने भी म्यूज़िक लवर्स हैं, जितने भी म्यूजिशियंस हैं, उनकी वजह से ही हैं, अपने लवर्स की वजह से हैं। और जितने भी फॉलो करते हैं, जितनी मैंने मेहनत की है, आई नो थैंक्स ही कह सकता हूँ उनको। और यही कहूँगा कि स्टे ट्यून्ड, कीप फॉलोइंग, कीप लविंग। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इससे भी अच्छा कंटेंट, इससे भी अच्छी क्रिएटिविटी आप सबको दूँ, क्योंकि सिंगर होना तो हर कोई कर सकता है, आर्टिस्ट कोई कोई होता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कोई एक आध लाइन और एनीथिंग जो आप सुनाएं और हम ब्रेक पे चले जाएंगे। हम ब्रेक पे जाते हैं। कयास हैदर जी, मैंने अपना ओरिजिनल रिलीज़ किया था। कोक स्टूडियो सीजन 6 के प्रोड्यूसर हैं सरमद गफूर साहब, उन्होंने मेरा गाना प्रोड्यूस किया था। वेरी गुड म्यूजिशियन। तो इट्स अ पंजाबी सॉन्ग, लाइक टप्पा जैसे होता है। चाय पीनी हो, चाय पीनी हो, चाय पीनी तेरे नाल बैठ के चन दी चाननी च, चाय पीनी तेरे नाल बैठ के चन दी चाननी च, आजा गल्लां करिए बैठ के, आजा गल्लां करिए बैठ के चन दी चाननी च, चाय पीनी तेरे नाल बैठ के चन दी चाननी च, चाय पीनी हो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वक्त हुआ चाहता है हमारे एक्सरसाइज के लम्हात का, जिसमें हम एक्सरसाइज करते हैं कि प्रोग्राम का आखिरी मोमेंट है। फैसल हमारे साथ मौजूद है बगैर तवक्कुफ के। ओवर टू यू फैसल। थैंक यू वेरी मच। तो आज जो हमारा वर्कआउट प्लान है, डिज़ाइन है, वो हमारा एब्स का वर्कआउट है, कोर जिसमें हम लोग एंगेज करेंगे। उसके लिए हमें, आप देख रहे होंगे मेडिसिन बॉल मेरे पास मौजूद है। अगर आपके पास भी मेडिसिन बॉल है, स्लैम बॉल है, बॉल है, कोई भी बॉल है, उससे आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो बहुत इफेक्टिव जो एक्सरसाइजेज है वो भी अब करके दिखा देते हैं। तो नंबर 1 आप ट्विस्टर करेंगे। इसके आप एक साइड पे 10 रेपिटेशन और फिर सेम आप इसी तरह रिपीट करते जाएंगे 10 रेपिटेशन के साथ। 3 सेटअप कर सकते हैं। सेकंड मूव हम कर रहे हैं। एक इस मूव से आपके दो आपको एडवांटेज होंगे। एक तो आपका कोर तो एंगेज हो गई, लेकिन आपकी बॉडी का बैलेंस भी आप इसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं इसके ऊपर। तो आप इसको ये होल्ड कर लेंगे। मैं एंगल थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ये इसकी आप इंटेंसिटी अगर लो करना चाहें तो इसको बॉल को आप पास ले आए, लेकिन आप इसको टच करें। ये स्टैंडिंग क्रंचेस भी आप इसको कह सकते हैं। इसी तरह आप दूसरी साइड पे भी करेंगे। अगर आप इसकी इंटेंसिटी कम करना चाह रहे हैं तो इसको बॉल को और पास ले आए। एक लेग पे आपका वेट आ जाएगा, आपका कंट्रोल बढ़ेगा आपकी बॉडी के ऊपर। ये थर्ड मूव हम करेंगे। अगर इसका आप इसी तरह से एंगल दिखा सकें, नीज बेंड अगर हो भी जाए तो इससे कोई फर्क नहीं आएगा। जब पीछे जाएंगे तो आप स्ट्रेच करेंगे तो आपके एब्स वैसे स्ट्रेच हो जाएगी बेली आपकी। नेक्स्ट मूव, बॉल को हम रखेंगे इस तरफ, बिल्कुल बैंड हो जाएगी नीज। फिर हम रखेंगे इस तरफ। ये दिखने में बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन आपकी सारी ऑब्लिक्स इसमें एंगेज हो जाएंगी।
ये लेफ्ट और फिर राइट। नेक्स्ट मूव हम करेंगे, यहां से हम क्रॉस करेंगे इसको इस तरह से। आपके इसमें तीनों पार्ट बेली के एंगेज होंगे, अपर भी, लोअर भी और देखिए ऑब्लिक्स भी। सेम हम रिपीट करेंगे इस तरफ से। आप जितना स्ट्रेच करेंगे ऊपर जाके उतना आपका मसल एंगेज रहेगा। मैं स्लो इसलिए कर रहा हूं ताकि एंगल समझ आ सके। नेक्स्ट हम करेंगे ये आप जब मूव कर रहे होंगे, ये हमारा ओवरऑल मेडिसिन बॉल से आपका एब्स का वर्कआउट कंप्लीट हो गया। जी जी बिल्कुल। चलो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बाज़ाहिर वाकई आसान लग रहा है लेकिन करने से ओबियसली मुश्किल होता है, बट विद द टाइम स्टेमिना बिल्ड हो ही जाता है। भाई टाइम हमारा खत्म हो गया। थैंक यू, आपने हमारा साथ दिया। कल भी साथ दीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।